बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। जरगाम के कत्ल की खबर काहिरा के अलावा दूर दूर तक पहुंच गई थी। जरगाम में यकीनन कोई ऐसा ऐब जरूर था जिसकी वजह से लोग उससे मुतनफ्फिर थे। शहर में जरगाम की मौत का जश्न मनाया जा रहा था और मलिक शावर के नारे लग रहे थे। असल हालात से सब वाकिफ हो गए थे। उन्हें मालूम था कि साबिक वजीर आजम शामी लश्कर के साथ आया है। शामी लश्कर की भी उनके दिल में इज्जत और तौकीर पैदा हो गई थी। वो जानते थे कि अगर शामी लश्कर मलिक शावर की मदद ना करता तो जरगाम से उन्हें निजात ना मिल सकती थी। उसी शब मलिक शावर जो काहिरा से मुंह छुपाकर भागा था, वो हजारों लाखों के जलूस के साथ दारुल वजारत जा रहा था। उसके आगे शामी लश्कर के 50 सवार सलाहुद्दीन की कमान में चल रहे थे। एक खुली गाड़ी में मलिक शावर, आमिर गरबी और कासिमुल हुसैन सवार थे। खवातीन दूसरी बंद गाड़ी में थी। खुदा ही इज्जत देता है और खुदा ही जिल्लत देता है। मलिक शावर उस आयत का नमूना और मिसाल बना हुआ था। जिस कदर जिल्लत से वो काहिरा से निकाला गया था, उस वक्त उतनी ही इज्जत से उसका जलूस दारुल वजारत की तरफ जा रहा था। मशहूर माकूला है कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। जरगाम के मरने से मलिक शावर के ऐसे दिन बदले कि मिस्र की वो फौज जिसने उसके बेटे को कत्ल किया था और मलिक शावर को मुल्क बदर होने पर मजबूर कर दिया था, वही फौज उस वक्त दारुल वजारत के सामने सफ़े बांधे उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। मिस्र का मजहूल फातमी खलीफा जिसने मलिक शावर के फरार के बाद कलमदाने वजारत जरगाम के हवाले कर दिया था, उसका हाजिब खास जो उसके महल का दारोगा था, वो भी दारुल वजारत की सीढ़ियों पर दस्तबस्ता वजीर आजम को मुबारकबाद देने खड़ा था। दारुल वजारत के वो तमाम मुलाजमीन जिन्होंने मलिक शावर से आंखें फेर ली थी, हाजिरी के लिए मौजूद थे, लेकिन खौफ और अपने बुरे अंजाम से कांप रहे थे। कसरे वजारत के सामने जलूस पहुंचा तो मिस्री फौज ने चाहा कि वजीर आजम की गाड़ी को अपनी हिफाजत में लेकर महल की सीढ़ियों तक पहुंचाएं, मगर सलाहुद्दीन ने तलवार खींच के सर से बुलंद कर ली। उसके फौजी दस्ते ने उसकी तायद में अपनी अपनी तलवारें भी निकाल ली। मिस्री सिपह सालार घोड़ा बढ़ाकर सलाहुद्दीन के करीब आया। फातेह सरदार, हमें इजाजत दीजिए कि हम अपने वजीर आजम का इस्तकबाल कर सकें। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, सलाहुद्दीन ने रौबदार आवाज में कहा। मैं मिस्री फौज का सिपह सालार हूं, मिस्री सिपह सालार ने घुटी आवाज में जवाब दिया। सलाहुद्दीन ने उसे तेज नजरों से देखा। अगर तुम अपने आप को मिस्री फौज का सिपह सालार कहते हो तो गौर से सुनो, मिस्री फौज के 2 सिपह सालार नासिरुद्दीन और फखरुद्दीन शामी फौज की कैद में हैं। अगर तुम तीसरे सालार हो तो तुम्हारी फौज शिकस्त खा चुकी है और तुम एक शिकस्त खोरदा लश्कर से ताल्लुक रखते हो। तुम वजारत माब के गद्दार और बागी हो। जब तक तुम्हारे वजारत माब तुम्हें माफ नहीं करते, उस वक्त तक तुम्हें कोई इज्जत नहीं दी जा सकती। मिस्री सालार सलाहुद्दीन का मुंह देख कर रह गया और चुपचाप वापस हो गया। वजीर आजम की सवारी कसरे वजारत, जिसका सरकारी नाम दारुल वजारत था, पर पहुंच चुकी थी। सलाहुद्दीन के इशारे पर उसके सवारों ने गाड़ी से ऊपर सीढ़ियों तक दोनों तरफ कतारें बांध ली थी। सीढ़ियों के नीचे सिर्फ सलाहुद्दीन वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए खड़ा था। मलिक शावर गाड़ी से उतरा और उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। मिस्री फौज सफ़े बांधे खड़ी थी। उनका सिपह सालार, जिसे सलाहुद्दीन ने डांट के भगा दिया था, तो तेजी से वजीर आजम की तरफ बढ़ा। वजीर आजम ने सख्त लहजे में कहा, तुम कौन हो और तुमने आगे बढ़ने की जुर्रत किस तरह की? सिपह सालार ठिठक के खड़ा हो गया। वजारत माब, मैं आपका गुलाम मिस्री फौज का सिपह सालार हूं। सिपह सालार मिस्री फौज के? मलिक शावर ने जहरखंद किया। फिर सलाहुद्दीन से कहा, शामी सरदार, मैं इस शख्स को माजूल करता हूं, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। सलाहुद्दीन ने एक सिपाही को इशारा किया। उसने आगे बढ़ के सालार की कमर से तलवार खोल ली और उसे एक तरफ खड़ा कर दिया। मलिक शावर सीढ़ियां चढ़ने लगा तो हरीम खिलाफत का हाजिब सामने आ गया। मलिक शावर ने पूछा, तुम्हारे खलीफा का क्या पैगाम है? खलीफा के हाजिब को नागवार गुजरा होगा, लेकिन सलाहुद्दीन को भी मलिक शावर का यह अंदाज पसंद न आया। उसके अंदाज में रऊनत और गरूर था। हाजिब ने जवाब दिया, आकाए मोहतरम, खिलाफत माब ने हरीम खिलाफत को शर्फ बख्शने का इरशाद फरमाया है। खिलाफत माब का शुक्रिया अदा करने के बाद अर्ज किया जाए कि खजाना बिल्कुल खाली है। जवाहिरात की एक तफसील भिजवाई जाए ताकि मामूलात को बरकरार रखा जा सके। ये कहता हुआ मलिक शावर ऊपर चला गया। वहां दारुल वजारत के तमाम अहलकार मौजूद थे। मलिक शावर के लिए एक मुरस्सा कुर्सी रखी गई थी। कुर्सी पर बैठ के उसने अहकाम जारी किए।
ख्वाबगाह के तमाम सामान को तब्दील कर दिया जाए। दोनों कदीम हाजी माजूल किए जाते हैं। मतबख के तमाम अजनास को ज़ाया कर दिया जाए, मशरूबात फेंक दिए जाएं। दारोगा मतबख को बर्खास्त किया जाता है। उस वक्त मलिक शावर का एक पुराना मुहाफिज सामने आया और उसने झुक के सलाम किया और कहा, वजारत माब, मुझे कुछ देर पहले कैद से छोड़ा गया है। तुम शायद हमारे मुहाफिज दस्ते में थे। मलिक शावर ने उसे पहचान लिया। जी वजारत माब, मैं रुखसत पर अपने गांव गया हुआ था। वहां से वापस आया तो नई वजारत ने मुझे गिरफ्तार करके कैद कर दिया। दारोगा जिंदान को बर्खास्त किया जाता है। तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए। तुम आज से हमारे हाजिम मुकर्रर किए जाते हो। ये वजीर आजम के नए अहकामात थे। वजीर आजम अकड़ता हुआ मुलाजिमों और गुलामों के साथ दारुल वजारत के अंदर चला गया। उसके कदम इस तरह उठ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सब कुछ पहले ही जैसा है। उस पर इक्तदार का ऐसा नशा सवार हुआ कि वो अपने अहले खाना को भी भूल गया। सलाहुद्दीन उसकी हर बात को बड़े गौर से देख रहा था। जब थोड़ी देर तक मलिक शावर बाहर नहीं आया तो उसने दारुल वजारत के मुलाजमीन को हुक्म दिया कि वो खवातीन को बंद गाड़ी से उतरवा कर अंदर ले जाएं। सलाहुद्दीन तो मलिक शावर के अंदाज और तौर तरीका देख रहा था और आमिर गरबी सलाहुद्दीन के अंदाज देख रहा था। उन दोनों की उम्रें तकरीबन बराबर थी। सलाहुद्दीन हुक्म दे चुका तो आमिर गरबी उसके पास गया। शामी सरदार, मेरा नाम आमिर गरबी है। मैं वजीर आजम मलिक शावर का बिरादर निस्बती हूँ। आमिर गरबी ने अपना तारुफ कराया। सलाहुद्दीन ने दोस्ताना लहजे में कहा, मैं वजीर आजम के भाई से मिलकर खुश हुआ हूँ। यह भी अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई, वरना मुझे जरा जरा सी बात के लिए घंटों वजीर आजम के हुक्म का इंतजार करना पड़ता। आमिर ने मलिक शावर की बेपरवाही को छुपाने के लिए बात बनाई। भाईजान ने बड़े सदमात उठाए हैं, इसलिए अभी तक उनके होश ठिकाने नहीं। आप मुझे अपना खादिम समझिए और जो जरूरत हो बिला तकल्लुफ फरमाया कीजिए, मैं फौरन तामील करूंगा। फिलहाल आप इतनी मेहरबानी कीजिए कि मेरे सवारों के कयाम का बंदोबस्त कराइए। ताहम हमें कोई इल्म नहीं कि यहाँ हमें कितने रोज ठहरना पड़ेगा। सलाहुद्दीन ने बड़े मुहज्जब तरीके से अपनी फौरी जरूरत बयान कर दी। आमिर सलाहुद्दीन को एक कमरे में ले गया। यह शाही मेहमान खाना है। इस मेहमान खाने को कसरे खिलाफत के साथ होना चाहिए, लेकिन हमारे खलीफा एक दरवेश सिफत इंसान है। दुनियावी मामलात में वो कतई दखल नहीं देते। तमाम कारोबार सल्तनत की जिम्मेदारी वजीर आजम के सपुर्द है। मुल्क या बाहर से आने वाले मुलाकातियों से भी खलीफा मुअज्जम मुलाकात नहीं फरमाते। वजीर आजम ही उनकी नियाबत करते हैं, इसलिए उनके क़याम ताम का इंतजाम भी हरीम खिलाफत की बजाय दारुल वजारत में किया जाता है। सलाहुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें मालूम है आमिर, खिलाफत माब सिवाय त्यौहारों के आम दिनों में आवाम को दीदार भी नहीं कराते, किसी मुआहदे पर दस्तखत भी नहीं फरमाते। उन्हें एक मामूली गुलाम को मुलाजिम रखने या बर्खास्त करने की फुर्सत नहीं। उनके हुक्म से ना वजीर आजम मुकर्रर होता है और ना माजूल किया जाता है। आखिर वो खलीफा हैं, उन्हें इन मामूली काम करने की क्या जरूरत है। आमिर गरबी ने सलाहुद्दीन पर वजीर आजम का रोब डालने की कोशिश की थी, लेकिन उसने फातमी खिलाफत की धज्जियां उधेड़ कर रख दी थी। सलाहुद्दीन ने फातमी खलीफा की जिन कमजोरियों की तरफ इशारा किया था, वो वही कमजोरियां बगदाद के अब्बासी खलीफाओं में भी पाई जाती थी। इसका मतलब यह नहीं कि अब्बासी खलीफा हमेशा से ही ऐसे कमजोर थे। दमिश्क के उम्मीदवार बगदाद के अब्बासी खलीफा ने अपने दौरे अरूज में जमीन और आसमान के कुलाबे मिला दिए थे। खानदान उमैया का खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक दुनियाए इस्लाम का वो दरखशां सितारा था, जिसके दौरे खिलाफत में हजाज बिन यूसुफ जैसी मुतनाज़ शख्सियत इराक का गवर्नर हुई। उस गवर्नर के 4 गुलाम इस्लाम के 4 जबरदस्त सिपह सालार हुए, जिन्होंने शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब को खंगाल डाला। हजाज बिन यूसुफ, जिसकी गर्दन पर कई हजार जय्यद उलमाए दीन की गर्दन जदनी का इल्जाम है, उसी हजाज बिन यूसुफ का एक गुलाम मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने सिंध की सरजमीन पर इस्लाम की शम्मा रोशन की, जिसकी रोशनी से मुल्तान तक का इलाका जगमगा उठा। हजाज बिन यूसुफ ही का दूसरा गुलाम कुतैबा बिन मुस्लिम था, जो इस्लाम का परचम लिए चीन की सरहद तक पहुंच गया था। और इसी हजाज बिन यूसुफ के 2 गुलामों मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन जियाद को यह एजाज हासिल है। उन्होंने शुमाली अफ्रीका का तमाम इलाका अपने घोड़े की टापों से रौंद के रख दिया। यही नहीं बल्कि एशिया से निकल के सरजमीन यूरोप पर कदम रखा और स्पेन के शहंशाह रॉड्रिक को मैदान जंग में शिकस्त देकर स्पेन में एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जिसने 800 साल तक पूरे यूरोप को दहलाए रखा। अलिफ लैला के शहजादे हारून रशीद, मामून रशीद और खानदान बरामका के वजीरों के हालात आज तक दास्तानों के उन्वान बने हुए हैं। लेकिन जब उन्होंने रास्ती का रास्ता छोड़ा और खुदा और रसूल को भूल के गरूर और तकब्बुर में गिरफ्तार हुए,
تو چاہے وہ بغداد کے اموی اور عباسی ہوں یا مصر کے فاطمی خلیفہ، سب قعرِ مذلت میں گر کے برباد ہو گئے۔ ملک شاور نے دارالوزارت پر قابض ہوتے ہی اپنے قدم مضبوط کرنا شروع کر دیے۔ اس کے ارد گرد وہی پرانے امیر و وزیر تھے جو اس کے پہلے دور میں اس کا دم بھرتے تھے، اور زرغام کی بغاوت کے وقت ملک شاور سے نظریں پھیر کر نئے وزیر اعظم کے وفادار ہو گئے، اور اب جبکہ زرغام مارا جا چکا تھا تو وہ بے غیرت ایک بار پھر ملک شاور کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ایسے امیر و وزیر ابن الوقت اور منافق کہلاتے تھے، لیکن یہ اس قدر طاقتور ہوتے تھے کہ ہر حکمران انہیں اپنے ساتھ ملانے پر مجبور ہوتا تھا۔ ملک شاور کو امرائے برقیہ کا پھر سردار اعلیٰ منتخب کر لیا گیا تھا۔ خلیفہ آزد نے اسے پہلے ہی دن مبارکباد کے ساتھ ساتھ حریم خلافت میں آنے کی دعوت دی تھی تاکہ تجدید تعلقات کی رسم ادا کی جا سکے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اور عامر غربی میں گہری چھن رہی تھی۔ عامر غربی نے صلاح الدین ایوبی کو پا کر قاسم الحسین سے آنکھیں پھیر لی تھی۔ قاسم الحسین نے اپنی پچھلی خدمات کا حوالہ دے کر ملک شاور سے مضافات میں ایک معمولی جاگیر حاصل کی تھی اور وہیں کا ہو گیا تھا۔ صلاح الدین کے لیے عامر غربی کی دوستی غنیمت تھی۔ عامر اس کا ہم عمر اور مہذب جوان تھا، پھر یہ کہ وہ ملک شاور کا برادر نسبتی بھی تھا، اور صلاح الدین روز اول ہی سے ملک شاور کے طور طریقوں سے مطمئن نہ تھا، اور اسے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو اسے ملک شاور کے پورے خاندانی پس منظر سے آگاہ کر سکے۔ صلاح الدین کو عامر میں کچھ خوبیاں نظر آئی تھی جن کی وجہ سے صلاح الدین نے اس کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ صلاح الدین اور عامر غربی کے مراسم اس قدر گہرے ہو گئے تھے کہ عامر نے اپنے ذاتی معاملات میں صلاح الدین کو رازدار بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے اور زرتاج کے تعلقات کی تفصیل سے صلاح الدین کو آگاہ کر دیا تھا۔ صلاح الدین کو یہ خوشخبری بھی سنا دی تھی کہ اگلے مہینے اس کی اور زرتاج کی شادی ہو جائے گی۔ ایک ہفتے کی بجائے 2 ہفتے گزر گئے تو ایک دن صلاح الدین نے پوچھ ہی لیا، عامر تمہارے سہرے کے پھول کب کھلیں گے؟ صلاح الدین نے مسکرا کے سوال کیا تھا، لیکن عامر اس سوال سے افسردہ ہو گیا۔ صلاح الدین فکر مند ہوا، اس نے نرمی سے کہا، عامر مجھے افسوس ہے کہ میرے سوال سے تم افسردہ ہو گئے۔ یقیناً کوئی بات ایسی ہے جو تم بتانا نہیں چاہتے، میں تم پر زور بھی نہیں دوں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سلسلے میں اگر میں تمہارے کام آ سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ صلاح الدین کی اس پرخلوص تسلی سے عامر کے آنسو اچھل پڑے۔ شامی سردار، میری تقدیر ہی خراب ہے، میں نے بھائی جان کے ساتھ رہ کے اپنا مستقبل تباہ کر لیا۔ میری باجی نے زرتاج کو میرے لیے بہت پہلے مانگا تھا اور شاور بھائی جان نے بھی منظور کر لیا تھا، لیکن جب وہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم ہوئے تھے تو انہوں نے ہم لوگوں سے بالکل آنکھیں پھیر لی تھی، یہاں تک کہ اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی کو انہوں نے ایک دن کے لیے بھی دارالوزارت نہیں بلوایا۔ میں سب کو لے کر سعید سے قاہرہ پہنچا تو حکم ہوا کہ دارالوزارت میں خطرہ ہے، ہمیں ایک امیر آدمی کی حویلی پر قیام کا حکم دیا گیا۔ پھر بھائی جان کے دن بگڑے اور بھائی جان کو زرغام کے خوف سے بھاگ کر دمشق جانا پڑا۔ ہم پھر در بدر ہوئے، باجی اور بچیاں سعید واپس ہو گئیں اور وہاں انتہائی مصائب کے دن گزارے۔ اب ہمارے دن پلٹے تو ایک بار پھر ہم سب اکٹھے ہوئے تو اب بھائی جان کا دماغ پلٹ گیا ہے۔ صلاح الدین کو عامر کی دکھ بھری کہانی سے افسوس ہوا۔ اس نے دریافت کیا، تمہارے بھائی جان اب کہتے کیا ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ عامر نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا، اصل بات کیا ہے اس کا صحیح طور پر پتہ نہیں چل سکا اور نہ بھائی جان کھل کے بتاتے ہیں، لیکن ایک ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ بھائی جان زرتاج کا رشتہ مجھ سے نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا؟ صلاح الدین کو تعجب کے ساتھ افسوس بھی ہوا، ان کے ارادے بدلنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، یہ بات بھی صاف نہیں ہو سکی۔ عامر نے بے بسی سے کہا، شاید وہ کسی امیر برقیہ سے زرتاج کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ عامر، ایسی باتوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ صلاح الدین نے اسے سمجھایا، تمہیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ تمہارے اس شبہ میں کہاں تک سچائی ہے، اس سلسلے میں تمہاری ہمشیرہ بہت مدد کر سکتی ہیں۔ عامر نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا، یہ بات مجھے باجی ہی نے بتائی ہے، ان سے ان کی ایک کنیز نے کہا تھا، وہ کنیز مردانہ میں آتی جاتی ہے، اس نے یہ بات بھائی جان کے ایک غلام سے سنی تھی۔ صلاح الدین مسکرایا، بھائی تمہارے اس معاملے کا انکشاف سلسلہ در سلسلہ تم تک پہنچا ہے، اس لیے قابل یقین نہیں، ابھی انتظار کرو اور دیکھو پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ یوں میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، تم مجھے ہر جائز تعاون کے لیے ہر وقت آمادہ پاؤ گے۔ عامر کی سمجھ میں صلاح الدین کی یہ بات نہیں آئی، اس نے پوچھا، شامی سردار آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تعاون تو بے لاگ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں ہوتی۔ صلاح الدین نے وضاحت کی،
इसे यूं समझो कि तुम या तुम्हारा कोई साथी ये समझे कि काहिरा में उसकी जिंदगी खतरे में है, तो मैं उसे अपनी पनाह में लेकर फुस्तात भिजवा सकता हूं। यह मेरा जायज ताउन होगा। आमिर ने बेचैनी से पूछा, अगर मैं कहूं कि मेरे दोस्त जरताज की जान को काहिरा में खतरा है, तो क्या आप उसे फुस्तात भिजवा सकेंगे? इंशाअल्लाह मैं अपना वादा पूरा करूंगा। सलाहुद्दीन ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। अच्छा, अब फरमाइए कि नाजायज ताउन से आपकी क्या मुराद है? आमिर ने सवाल किया। सलाहुद्दीन ने उसके उस सवाल की वजाहत इस तरह की, अगर खुदा न खास्ता तुम जरताज को अगवा करके मेरे पास ले आओ और ये चाहो कि मैं तुम दोनों को फौजी पहरे में फुस्तात भिजवा दूं, तो ऐसा हरगिज ना होगा। ये एक नाजायज ताउन होगा जिस पर मैं अमल नहीं कर सकता। अगवा ख्वाह मेरी महबूबा का ही क्यों ना हो, इस्लाम की नज़र में ये एक बड़ा गुनाह और अखलाकी जुर्म है। ठीक है, मैं समझ गया। ऐसे अखलाकी जुर्म की कभी कोशिश नहीं करूंगा, और अगर मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा तो मैं आपके पास इस जुर्म के दाग के साथ नहीं आऊंगा। आमिर उसे यकीन दिलाकर चला गया। मलिक शावर के दिमाग में कुछ अजीब खन्नास घुसा हुआ था। जब तक वो मुसीबत में रहा उसका दिमाग ठीक रहता, और जहां उसे तन आसानी मिलती उसका दिमाग अर्श पर पहुंच जाता। उसे दोबारा वजारत का ओहदा मिल गया था। मिस्र की वजारत दरअसल बादशाही थी। फातमी खलीफा का तो सिर्फ नाम ही था, असल करता धरता वजीर आजम ही होता था। लेकिन शायद वो अपनी फितरत से मजबूर था। इतनी मुसीबत उठाने के बाद भी उसे अकल ना आई थी। दारुल वजारत में बैठते ही उसकी अकल घूम गई और वो अपने आप को फिरौन समझने लगा। उसके गिर्द पुराने दुश्मन दोस्त बन के जमा हो गए थे। कुछ वफादार अमीर भी थे, लेकिन चराग दूसरों ही का जलता था और वो उसे गलत मशवरे दे के तबाह करने की फिक्र में थे। उसके बीवी बच्चे और जरताज उसके साथ दारुल वजारत आए थे, लेकिन शायद ये दारुल वजारत के साथ या कदम कदम पर गुलामों और कनीजों के सलाम थे जिसने उसका दिमाग फेर दिया था। बीवी और दोनों बच्चियों को वो कतई भूल चुका था। दिन भर उमरा में घिरा रहता, रात इतनी देर से अंदर आता कि बच्चियां इंतजार करते करते सो गई होती। गरीब बीवी या जरताज दरवाजे पर नजरें जमाए बैठी रहती। मलिक शावर उन्हें इसी तरह जागते पाता, लेकिन एक बार भी उसने बीवी को झूठी तसल्ली भी ना दी थी। सुबह को देर से उठता और बगैर किसी से मिले या बात करे मर्दाना में चला जाता। बीवी ने एक दो बार जरताज और आमिर का जिक्र भी किया, लेकिन मलिक शावर ने बीवी को झिड़क दिया। जल्दी क्या है, जरताज बूढ़ी नहीं होवी जा रही। अब वो क्या बात करती और कैसे कहती कि जरताज वाकई बूढ़ी हो रही है। उसकी उम्र 24 साल हो गई थी और वो इस सहारे पर जवानी गुजार रही थी कि एक दिन उसकी शादी आमिर से होगी। लेकिन मलिक शावर ने ना खुद कभी उसका जिक्र किया, और अगर उसके सामने बीवी ने हिम्मत करके बात शुरू की तो उसे वही टका सा जवाब मिल गया, जल्दी क्या है, जरताज बूढ़ी तो नहीं हुई जा रही है। फिर उस दिन तो हद हो गई जब मलिक शावर ने हुक्म दिया, आमिर से कह दिया जाए कि उसका सलाहुद्दीन से मिलना जुलना हमें पसंद नहीं। बीवी सुन के रह गई। आखिर उसने घुमा फिरा के आमिर से कह दिया। वो बेचारा भी चुप होकर रह गया। आमिर ने मलिक शावर के हुक्म पर पूरा अमल तो ना किया, लेकिन सलाहुद्दीन के पास आना जाना कम कर दिया। उस हुक्म की वजह जल्द ही उसकी समझ में आ गई। कुछ दिनों बाद उसे मालूम हुआ कि मलिक शावर ने जिन शराइत पर सुल्तान दमिश्क से फौजी मदद हासिल की थी उससे वो फिर गया है और अब शामी सिपह सालार से पीछा छुड़ाने की फिक्र में है। आमिर एक समझदार और दोस्तदार इंसान था। उसने महसूस किया कि मलिक शावर ने जो कदम उठाया है उससे शिरकों को नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन दारुल वजारत में मुकीम सलाहुद्दीन और उसके 50 सवारों को किसी वक्त भी नुकसान पहुंच सकता है। बहनोई की रिश्तेदारी अलग चीज थी, लेकिन उस वक्त उसकी दोस्ती का सवाल था, इसलिए उसने सलाहुद्दीन को खबरदार करना जरूरी समझा। शामी सरदार, मैं एक जरूरी खबर देने आया हूं। आमिर हाँपता कांपता आया था। उस वक्त भी उसकी आवाज थर थरा रही थी। सलाहुद्दीन ने इत्मीनान से जवाब दिया, आमिर पहले बैठ के सांस दुरुस्त करो फिर कुछ कहना। आमिर ने सांस लेने की बजाय फौरन कहा, शामी सरदार, मुझे इजाजत दीजिए, एक बहुत जरूरी बात आपके गोश गुजार करना है। सलाहुद्दीन के सुकून में जरा भी फर्क ना पड़ा। तुम बहुत बेचैन हो, कहो क्या कहना चाहते हो। शामी सरदार, वजीर आजम मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन वो हट धर्मी पर आमादा हैं। मैं आपको उसी खतरे से आगाह करने आया हूं। वजीर आजम और उनके उमारा ने फैसला किया है कि वो उस जबानी अहदनामे की एक शर्त भी पूरी नहीं करेंगे जो उनके और सुल्तान दमिश्क के दरमियान तय पाया था। आमिर ने कहने के बाद सलाहुद्दीन की तरफ देखा। शायद वो अपनी बात का रद्द अमल सलाहुद्दीन के चेहरे पर देखना चाहता था। उसे सख्त मायूसी हुई, इसलिए कि सलाहुद्दीन का चेहरा पहले जैसा सपाट था।
सिर्फ ये महसूस होता था जैसे सलाहुद्दीन कुछ सोच रहा था। आमिर तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ये ना समझो कि शामी सिपह सालार और मैं मलिक शावर की तरफ से गाफिल हैं। सलाहुद्दीन ने बड़े मुदब्बिराना अंदाज में कहा। हमारे सिपह सालार को मलिक शावर की नीयत पर उस वक्त ही शुबह हो गया था जब उसने कहा था कि अगर शामी लश्कर किले में दाखिल हुआ तो आवाम बिगड़ जाएंगे। हालांकि आवामी मुआहदे में सिर्फ ये शर्त रखी गई थी कि शामी लश्कर को पाबंद किया जाए कि वो किले में लूटमार से परहेज करें। फिर आपने क्या सोचा शामी सरदार? आमिर के अंदाज से परेशानी जाहिर हो रही थी। किस बारे में आमिर? तुम इस कदर परेशान क्यों हो? सलाहुद्दीन ने मुलायमत से कहा। शामी सरदार, परेशान होने की बात है। मैं 10 साल से भाईजान शावर के साथ हूं। वो कभी किसी के अच्छे दोस्त साबित नहीं हुए। आमिर के दिल में बैठी हुई बातें एक एक करके ऊपर आ रही थी। भाईजान के काहिरा में बेहतरीन दोस्त अमीर सईदुल सादा थे। जब ये पहली मर्तबा काहिरा में आए तो इन्हीं के घर ठहरे थे। हम सबको उन्होंने जगह दी थी, लेकिन पिछले इंकलाब में वो तबाह हो गए। उन पर सबसे बड़ा इल्जाम भाईजान की दोस्ती का था। खैर वो तो ठिकाने लग गए, लेकिन उनके सगे छोटे भाई जो काहिरा से किसी तरह भागे थे 3 दिन पहले भाईजान से मिलने आए। वो बुरी हालत में थे। भाईजान को उनकी मदद करना चाहिए थी, लेकिन ये साफ टाल गए। कह दिया कि अभी हालात दुरुस्त नहीं, 1-2 माह बाद आना। बस रहने दो आमिर। उन्होंने मुझे भी यही जवाब दिया है, लेकिन जरा लीप पोत के। सलाहुद्दीन ऐसे बातें कर रहा था जैसे उसे कोई फिक्र ही नहीं। हमारे सिपह सालार ने शावर के पास दोबारा हरकारा भेजा और उन्हें याद दिलाया कि दमिश्क में होने वाले ज़बानी मुआहदे के तहत मलिक शावर को जंग के अखराजात अदा करने हैं। फिर वो शर्त पूरी करनी है जिसकी रूह से शामी सुल्तान को मिस्र की आमदनी का हिस्सा मिलना है। तुम्हें पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? पहली बार तो हरकारे को ये कह के टाल दिया कि वो इंतजामात में लगे हैं और रकम इकट्ठा होते ही अदा कर देंगे। दूसरी बार जवाब दिया कि वो बिल्कुल कंगाल हैं, मिस्री खजाने में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। तुमने जो बात बताई उससे हमारे शकूक की तस्दीक हो गई। इधर सिपह सालार ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं मलिक शावर से इस सिलसिले में गुफ्तगू करके उन्हें मुत्तला करूं। आपने गुफ्तगू की थी उनसे? आमिर ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ आमिर, मैं कल रात उनसे मिला था। मुझे भी उन्होंने टालने की कोशिश की। तुमने अच्छा किया कि मुझे बता दिया, वरना शायद मैं फरेब खा जाता। फिर अब आप क्या कर रहे हैं? करना क्या है? मैं सिपह सालार को साफ अल्फाज में बता दूंगा कि घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा, उन्हें कोई और सूरत इख्तियार करनी होगी। इस बात के इजहार से मालूम होता है कि सलाहुद्दीन आमिर गरबी पर किस कदर एतमाद करने लगा था। और आप अपने लिए क्या करेंगे? अपने लिए मैं समझा नहीं। सलाहुद्दीन ने ताज्जुब का इजहार किया। मेरा मतलब है कि क्या इस तरह दुश्मन के घर में रहना आपके लिए मुनासिब होगा? आमिर ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपने बहनोई वजीर आज़म मिस्र पर तनकीद की। तुम्हें हमारी इस कदर फिक्र क्यों है आमिर? मैदान जंग में खड़े हुए सिपाही को यह नहीं समझाया जाता कि वो होशियार हो जाए क्योंकि वो मैदान जंग में खड़ा है। सलाहुद्दीन ने मिसाल दे के आमिर को समझाने की कोशिश की। जिस वक्त मुझे मलिक शावर के साथ किले में जाने का हुक्म दिया गया था, मैंने उस वक्त से अपने आप को मैदान जंग में समझ लिया था। मेरा ख्याल है कि तुम मुझसे इत्तेफाक करोगे कि मलिक शावर जैसे इंसान के साथ खुद उसके किले में सिर्फ 50 सवारों के साथ दाखिल होना मैदान जंग में जाने से किसी तरह कम नहीं। इस सिलसिले में यह कहना भी जरूरी है कि सिर्फ मैं ही मैदान जंग में नहीं हूं, बल्कि मेरे तमाम साथी सवार भी अपने आप को हर वक्त मैदान जंग में समझते हैं और इसी तरह से चौकन्ना रहते हैं। शामी सरदार, आप किस कदर तजर्बे की बात करते हैं? आमिर को यकीन नहीं आ रहा था। मैंने सुना है कि बिलबेस की जंग आपकी जिंदगी की पहली जंग थी, जबकि आपके रवैये से जाहिर होता है कि आप में एक मंजे हुए सरदार की तमाम खूबियां मौजूद हैं। मेरी बात छोड़ो आमिर। सलाहुद्दीन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम्हारा एक बहुत ही खतरनाक इंसान से सामना है। तुम्हें होशियार रहने की जरूरत है। एक बात और मैं तुमसे कहता चलूं, वो ये कि अगर तुम्हारा अपने भाई जान के साथ कोई समझौता ना हो सके और तुम काहिरा छोड़ने पर आमादा हो तो मेरे पास आ जाना। मेरा ख्याल है कि सिपागरी का जज्बा तुम में कार फरमा होगा। तुम एक कामयाब इंसान बन के हर जगह अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। आमिर चौंक के चंद लम्हे सलाहुद्दीन को देखता रहा, फिर बोला, शामी सरदार, मेरी आरजू है कि मैं आपके करीब रहकर अपनी जिंदगी को संवार सकूं, लेकिन ये सब कुछ हालात पर मुनहसिर है। बहरहाल मौका मिलने पर मैं आपकी पेशकश से जरूर फायदा उठाऊंगा। मगर जमाना किसे चैन लेने देता है?
आमिर गरबी के रुखसत होने के बाद सलाहुद्दीन को सिपह सालार शिरको का खुफिया पैगाम मिला कि किला छोड़ के फौरन लश्करगाह में पहुंच जाओ। शिरको का लश्कर उस वक्त तक फुस्तात में ठहरा हुआ था। सलाहुद्दीन ने खुफिया पैगाम को खुफिया अंदाज में ही अपने सवारों तक पहुंचाया। उसके सवार हमा वक्त तैयार रहते थे। अपने पहरेदार की तरफ से इशारा मिलते ही उन्होंने बड़ी तेजी लेकिन राजदारी से घोड़े पर जीने कसी और उचक उचक के घोड़ों पर सवार होकर जो लगामें उठाई तो पलक झपकते में फसीले शहर से बाहर चले गए। सलाहुद्दीन सबसे आखिर में सदर दरवाजे से निकला था। मैदान में थोड़ी दूर चलने के बाद सलाहुद्दीन ने घोड़ा रोका और पलट के सदर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा निस्फ से ज्यादा बंद हो चुका था और बाहर वाले लोग एक दूसरे को धक्के मारते अंदर घुसने की कोशिश में मसरूफ थे। ये सलाहुद्दीन की कमाल की फुर्ती थी कि वो अपने साथियों को बगैर तलवार निकाले शहर से निकाल लाया। अगर खुदा ना खास्ता दरवाजा बंद हो जाता तो भी सलाहुद्दीन और उसके 50 सवारों को रोकना मुश्किल न था कि ये सरदार और उसके मातहत सवार शामी लश्कर के आजमूदा सवार थे। उस दस्ते का हर सवार कम अज कम 5-5 सवारों पर भारी था, जबकि सदर दरवाजे पर पहरेदारों की मजमूई तादाद 200 से भी कम थी, जिनमें 4-5 शामी सिपाही भी थे जिन्हें अपने आदमियों की शनाख्त के लिए वहां मुकर्रर किया गया था। सलाहुद्दीन उन्हें अपने साथ ही ले आया था। सलाहुद्दीन को गिरफ्तार करने का मिस्री मंसूबा नाकाम हो गया था। मलिक शावर ने बड़ी चालाकी से शिरको को काहिरा आने से रोक दिया था। रहा सलाहुद्दीन का 50 सवारों के साथ दारुल वजारत में कायम करना, तो ये उसके लिए ज्यादा अहमियत न रखता था। दारुल वजारत पर कब्जा होते ही मलिक शावर ने अपने हाथ पांव फैलाना और मोहसिन से आंखें फेरना शुरू कर दिया था। पहले उसने जंगी अखराजात की अदायगी से इनकार किया, फिर शिरको को मिस्र से निकालने के डोल डाले। उसकी उन चालबाजियों से शिरको गाफिल न था, लेकिन वो चाहता था कि बगैर खून रेजी के अगर मलिक शावर राह रास्त पर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, वरना वो मुआहदे की शराइत पूरी किए बगैर वापस जाने के लिए किसी सूरत तैयार न था। पहले वो हफ्ते में एक बार मलिक शावर को शराइत पूरी करने की याद दहानी कराता था, फिर उसने मलिक शावर के पास रोज हरकारा भेजना शुरू कर दिया। इधर मलिक शावर के जूं जूं वजारत पर कदम जमते जा रहे थे, उसका रवैया शिरको के साथ सख्त होता जा रहा था। फिर नौबत यहां तक पहुंची कि मलिक शावर ने साफ अल्फाज से कह दिया कि जंगी अखराजात की अदायगी के लिए उसे कम अज कम 1 साल का अरसा दरकार होगा। ये एक तरह का साफ इनकार और मुआहदे का मजाक उड़ाने के बराबर था। अब शिरको के पास इसके सिवा और कोई चारा ना था कि वो या तो यहां से दमिश्क वापस चला जाए या फिर बजोर शमशीर मलिक शावर से मुआहदे की शराइत पूरी कराए। उसके लिए उसे सबसे पहले सलाहुद्दीन और उसके 50 सवारों को काहिरा से वापस बुलाना था। शिरको के साथ आने वाले उमराए नूरिया भी उस पर यही जोर दे रहे थे कि मलिक शावर से कोई रियायत ना की जाए। बस उसने सलाहुद्दीन को खुफिया पैगाम के जरिए काहिरा से वापस बुलाया। सलाहुद्दीन का काहिरा से बच के निकल जाना ही दोनों ताकतों में लड़ाई का नुक्ता आगाज था। शिरको ने सलाहुद्दीन को काहिरा से वापस आने का खुफिया पैगाम भेज तो दिया था, लेकिन वो बहुत बेचैन था। मलिक शावर का अहदो पैमान से फिर जाने का मतलब था कि उसने अपनी हिफाजत के पूरे इंतजामात कर लिए और वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसी सूरत में सलाहुद्दीन का काहिरा से निकलना दुश्वार मालूम होता था। शिरको के साथ आने वाले उमराए नूरिया उस मसले पर 2 गिरोहों में तकसीम हो गए थे। फकी ईसा हकारी, शहाबुद्दीन महमूद हारमी और अमीर कुतुबुद्दीन का ख्याल था कि काहिरा के हालात इंतहाई मखदूश हो गए, इसलिए सलाहुद्दीन को बचाने के लिए काहिरा पर फौरन चढ़ाई कर देना चाहिए। उस गिरोह में ऐनुद्दौला भी शामिल था, जो बज़ाहिर तो दूसरे उमरा के साथ था, लेकिन चाहता यह था कि सलाहुद्दीन को काहिरा में कत्ल कर दिया जाए। उसे इन चच्चा भतीजे के अरूज से सख्त कोफ्त होती थी। अमीर ऐनुद्दौला अपने उन ख्यालात को छुपाने की बड़ी मुनाफिकाना गुफ्तगू कर रहा था। उसने कहा, हम अपने जवां उम्र सरदार सलाहुद्दीन के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। काहिरा पर हमला करना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन ये एक बड़ा नाजुक मामला है। अगर हमारे हमले से पहले मलिक शावर किलाबंद हो गया तो सरदार सलाहुद्दीन और 50 सवारों की जान खतरे में हो सकती है। हमें अकल से काम लेना चाहिए, वरना हमारी जल्दबाजी बने हुए काम को बिगाड़ के रख देगी। फकी ईसा हकारी अगरचे सबसे ज्यादा ठंडे दिलो दिमाग के मालिक थे, लेकिन उन्हें शिरको और सलाहुद्दीन से बेहद मोहब्बत थी। सलाहुद्दीन को अपना सगा बेटा समझते थे, इस वजह से वो काहिरा पर फौरी हमला करने के हक में दलीलें दे रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे ऐनुद्दौला की इस बात से पूरा इत्तेफाक है कि जल्दबाजी बनते हुए काम को बिगाड़ देती है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बाज मामलात हमसे फौरी इकदाम का तकाजा करते हैं और उसमें जरा सी ताखीर भी नुकसान का बायस हो सकती है। ये भी दुरुस्त के बदले हुए हालात में काहिरा पर हमला शामी फौज को महंगा पड़ेगा,
इसलिए कि पूरा काहिरा बल्कि पूरा मिस्र हमारे मुखालिफ होगा। हम शावर के लिए रेगिस्तान की सऊबतें बर्दाश्त करके यहां तक पहुंचे थे, लेकिन इसी ने हमारी मुखालफत पर कमर बांध ली तो फकी ईसा हकारी यहीं तक पहुंचे थे कि एक गुलाम दौड़ता हुआ अंदर आया और जोर से चिल्लाया, आका मुबारक हो, सरदार सलाहुद्दीन आ रहे हैं। ये इत्तला इस कदर मुसरत अंगेज थी कि असदुद्दीन शीर को नंगे पैर भागते हुए खेमे से बाहर आ गए। उनके पीछे तमाम उमराए नूरिया थे। सलाहुद्दीन को देखकर शीरको की आंखों में मुसरत के आंसू आ गए। सलाहुद्दीन ने शीरको और तमाम उमरा को खेमे के बाहर खड़ा देखकर अपना घोड़ा आहिस्ता कर लिया था। करीब आकर वो घोड़े से उतरा और दौड़कर शीरको से लिपट गया। खुदा का शुक्र है कि खैरियत से वापिस आ गए। शीरको ने सलाहुद्दीन को सीने से अलग करते हुए कहा। सलाहुद्दीन एक एक करके हर अमीर से बगलगीर हुआ। ऐनुद्दौला ने उसे ज्यादा देर तक सीने से लगाया और अलग करते हुए कहा, यह मजलिस तुम्हारे बारे में सोच विचार के लिए मुनक्किद हुई थी। मैंने यही राय दी थी कि काहिरा पर फौरन हमला ना किया जाए, क्योंकि तुम वहां थे और हमले से पहले तुम्हारी वापसी जरूरी थी। सलाहुद्दीन ने मुस्कुराते हुए अदब से जवाब दिया, आपका बहुत शुक्रिया अमीर, आप मेरे चचा के बराबर हैं। फिर एकदम सलाहुद्दीन को कुछ ख्याल आया। उसने अमीर ऐनुद्दौला से पूछा, मोहतरम अमीर, ये फरमाइए सिपे सालार अमीर शिरको का इस बारे में क्या ख्याल था? सिपे सालार काहिरा पर फौरी हमले के हक में थे। ये कहकर अमीर ऐनुद्दौला मुस्कुराया, तो फिर उनका भी ख्याल दुरुस्त, आखिर वो मेरे चचा हैं। सलाहुद्दीन के बरजस्ता जवाब ने अमीर ऐनुद्दौला के मुंह का जायका किरकिरा कर दिया। सिपे सालार असदुद्दीन शिरको, जो अब तक पैरों से नंगे खड़े बड़ी मुसर्रत से सलाहुद्दीन को देख रहे थे, उन्होंने दखल दिया, अच्छा अब महफिल बर्खास्त। तमाम अमीर अपने अपने खेमों की तरफ रवाना हुए। शिरको भी अंदर चले गए। सलाहुद्दीन अपने घोड़े की तरफ बढ़ा। उसी वक्त शिरको का गुलाम अंदर से आया। सिपे सालार आपको याद कर रहे हैं। सलाहुद्दीन गुलाम के साथ शिरको के खेमे में पहुंच गया। शिरको ने उसे देखते ही कहा, बड़ी खैर हुई सलाहुद्दीन, अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो ये अमीर जो बढ़ बढ़ के बातें कर रहे थे सुल्तान से यही कहते कि शिरको ने सलाहुद्दीन को भेड़ियों के भट्ट में भेजकर हलाक करा दिया। चचा जान, ये उमरा आपके खिलाफ क्यों हैं? सलाहुद्दीन ने मासूमियत से पूछा। शिरको ने बगैर तकल्लुफ कह दिया, इनमें हर अमीर मिस्र का गवर्नर होने का ख्वाब देख रहा है। इन लोगों को मेरी या तुम्हारी जानों की कोई फिक्र नहीं। इन्हें मालूम है कि जब तक हम तुम जिंदा हैं ये आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारे मिस्र आने पर जिस अंदाज से मुखालफत की गई उससे इनके इरादे जाहिर हो गए थे। फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है? मलिक शावर से तो जंग नागुजीर मालूम होती है। फिलहाल तो वो किला बंद हो गया है। मेरे किले से निकलते ही सदर दरवाजा बंद हो गया था। इसका मतलब है कि उस एहसान फरामोश ने गुफ्तगू के तमाम दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। सलाहुद्दीन की नाकिस राय में जो बात आई थी वो उसने बेकमो कास्त बयान कर दी। शिरको के चेहरे की सलवटें कुछ और गहरी हो गईं। तुम्हारे लिए तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था जब मुझे तुम्हारे वापस आने की खबर मिली थी, लेकिन मैं उमराए नूरिया की मौजूदगी में कहने से गुरेज कर रहा था। ये तो ठीक है कि शावर से जंग नागुजीर है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ और इंतजामात करना पड़ेंगे। मैं हाजिर हूं सिपे सालार मुअज्जम, सलाहुद्दीन ने जरा सा खम होकर कहा। मैं आपके हुक्म पर अपनी जान निछावर कर सकता हूं, सिर्फ हुक्म की देर है। तुम्हें इसी वक्त रवाना होकर बिलबेस पर कब्जा करना है। सिपे सालार ने हुक्म दिया। मैं लश्कर लेकर मिस्र के मशरकी सूबे पर काबिज हो जाऊंगा। फुस्तात में महज एक देखभाल की चौकी रह जाएगी। इससे फारिग हो के हम हालात के पेश नज़र इस एहसान फरामोश के खिलाफ जंग की हिकमत अमली तैयार करेंगे। मैं कितने सवार साथ ले जाऊं? सलाहुद्दीन ने हिदायत चाही। तुम्हें 200-250 सवारों से ज्यादा नहीं दिए जा सकते। बिलबेस के महाज पर मकामी तौर पर कुछ ज्यादा मुदाखलत ना होगी। हमारे पास भी सवार बहुत कम है। कोशिश करना कि एक सवार भी जाया ना होने पाए। जाओ फौरन सवार लेकर बिलबेस रवाना हो जाओ, वक्त बहुत कम है। शिरको उसे हिदायत देकर किसी सोच में गुम हो गया। सलाहुद्दीन कुछ देर शिरको के बोलने का इंतजार करता रहा, फिर खामोशी से खेमे से निकल गया। बाहर पहुंच के सलाहुद्दीन ने सवार मुंतखब करना शुरू कर दिए। उसके पास 50 सवार पहले ही थे जो सलाहुद्दीन के साथ काहिरा में रह चुके थे। उसे सिर्फ 50 सवार और दरकार थे। सवारों की ये जहनियत और आदत होती है कि वो हमेशा उस सरदार की कमान में जंग करना पसंद करते हैं जो निडर और बहादुर हो। सलाहुद्दीन को बिलबेस की पहली जंग में आजमाया जा चुका था, अब फिर बिलबेस का मार्का था, इसलिए हर एक की ख्वाहिश थी कि वो सलाहुद्दीन के साथ बिलबेस जाए।
صلاح الدین کو ان کے انتخاب میں زیادہ پریشانی نہ ہوئی اور 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ بلبیس جانے کے لیے سوار ہو رہا تھا، لیکن صلاح الدین کو ایک شب فسطاط میں اور ٹھہرنا پڑا۔ صلاح الدین کے شیرکوں کے خیمے سے اٹھ کر آنے کے بعد سپہ سالار نے کچھ امرائے نوریہ کو طلب کر کے ان سے آئندہ اقدام پر گفتگو کی۔ یہ گفتگو طول کھینچ گئی۔ بعض امراء جان بوجھ کے ہر کام میں روڑے اٹکا رہے تھے۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ بلبیس اور مشرقی علاقے پر ایک ساتھ قابض ہونا چاہیے، تاکہ جس طرح شامی لشکر کی طاقت 2 جگہ بٹ رہی ہے، اسی طرح مصری لشکر کو بھی اپنی طاقت 2 محاذوں پر تقسیم کرنا پڑے۔ صلاح الدین سوار ہو چکا تھا۔ وہ سپہ سالار کو رخصتی سلام کرنے حاضر ہوا تو شیرکوں نے ایک امیر کے ذریعے مطلع کیا کہ وہ اپنی روانگی ملتوی رکھے اور دوسرے حکم کا انتظار کرے۔ سپہ سالار نے انتظار کا حکم دیا تھا، اس لیے صلاح الدین اور ساتھ جانے والے تمام سواروں نے پوری رات آنکھوں میں گزار دی۔ پھر صبح کے وقت حکم ثانی موصول ہوا کہ فوج کے دونوں حصے ظہر کی نماز کے بعد لگامیں اٹھائیں گے۔ صلاح الدین نے سواروں کو آرام کا حکم دیا اور خود بھی ایک خیمے میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ اسے ٹھیک سے نیند تو نہ آئی، لیکن وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اس وقت جنگ کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کوئی اور نیا حکم آ جائے۔ یوں بھی سردار بڑا ہو یا چھوٹا، اسے ہر وقت چوکس رہنا پڑتا ہے۔ صلاح الدین نیند اور بیداری کے درمیان ہچکولے لے رہا تھا کہ اسے ایک عجیب خواب دکھائی دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے سواروں کے درمیان قاہرہ کے دارالوزارت میں بیٹھے خوش گپیاں کر رہا ہے کہ عامر غربی بدحواسی کے عالم میں بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور صلاح الدین کو بتایا کہ اس کے بھائی جان ملک شاور نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا ہے اور وہ سواروں کے بڑے دستے کے ساتھ صلاح الدین کو گرفتار کرنے آ رہا ہے۔ صلاح الدین اس اطلاع سے پریشان ہو گیا۔ اس نے سواروں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور خود تلوار سنبھال کر باہر کی طرف لپکا۔ عامر غربی نے سچ کہا تھا، دارالوزارت کے باہر دور دور تک مصری سوار موجود تھے۔ صلاح الدین اور اس کے سوار اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور صلاح الدین نے بسم اللہ کہہ کر اپنے سواروں کو لڑنے کا حکم دیا۔ شامی سوار اپنے سردار کا حکم پا کر شاہینوں کی طرح دشمن پر جھپٹ پڑے۔ صلاح الدین اپنے دستے کے آگے آگے تھا۔ اس کی نظر اپنے پہلو کی طرف پڑی تو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ عامر غربی اس کے بالکل قریب بڑھ بڑھ کر مصریوں پر حملہ کر رہا ہے اور صلاح الدین کی طرف بڑھنے والے سواروں کو اس کی پشت پر ڈھال بن کے روک رہا ہے۔ اسی وقت صلاح الدین کی آنکھ کھل گئی۔ اگرچہ یہ محض ایک خواب تھا، لیکن صلاح الدین کے دل میں عامر غربی کی عزت 2 چند ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر عامر غربی اسے کہیں مل گیا تو وہ اسے اپنی دوستی کا شرف ضرور بخشے گا۔ خواب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ پورے کے پورے سچ ثابت ہوں۔ صلاح الدین کو اس قدر متقی اور تہجد گزار بھی نہ تھا کہ اس کے خواب سچ ہی ہوں۔ یہ ضرور تھا کہ صلاح الدین ایک سچا اور کھرا مسلمان تھا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کے دل میں جہاد کے لیے سچی تڑپ تھی۔ جہاں تک اس کے اس خواب کا تعلق تھا تو اس میں اور حقیقت میں صرف تھوڑی سی مماثلت پائی جاتی تھی۔ عامر غربی ان دنوں بہت پریشان تھا۔ ملک شاور نے زرتاج کے معاملے میں بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی، بلکہ اب تو تقریباً یہ بات عام ہو گئی تھی کہ زرتاج کی شادی امرائے برقیہ میں سے ایک بااثر امیر سے طے پا گئی ہے، اور یہ کہ ملک شاور اپنی سیاسی مصلحتوں پر بھانجی کو قربان کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ عامر کو یہ شبہ پہلے ہی تھا۔ وہ ملک شاور کے دماغ سے اس خیال کو ختم کرانے کی برابر کوشش کر رہا تھا، لیکن ملک شاور اس قدر خود غرض اور مفاد پرست انسان تھا کہ وہ کسی اور کے فائدے یا جذبات کو دیکھنے سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ جب دارالوزارت میں حالات بگڑے، ملک شاور نے شیرکوں سے احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا تو صلاح الدین نے عامر کو اپنے پاس آنے سے روک دیا کہ اس سے ملک شاور کے دل میں خواہ غلط فہمی پیدا ہوگی، جس سے صلاح الدین کو نہیں بلکہ عامر کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ ان تمام خطرات اور حالات کے باوجود جب عامر کو کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ قلعے کا دروازہ بند کر کے صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کا منصوبہ تیار ہوا ہے تو وہ اسی وقت صلاح الدین کو اطلاع دینے کے لیے دوڑ پڑا تھا۔ لیکن جب وہ دارالوزارت پہنچا اور اسے معلوم ہوا کہ صلاح الدین اور اس کے سوار اچانک یہاں سے چلے گئے ہیں تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ پھر جب ملک شاور کو یہ بتایا گیا کہ صلاح الدین کے اچانک دارالوزارت چھوڑ جانے کے بعد عامر غربی اس سے ملنے پہنچا تھا تو اسی بات کو بہانہ بنا کر ملک شاور نے عامر کا داخلہ دارالوزارت میں بند کرا دیا۔ عامر اگرچہ ملک شاور کے اہل خانہ کے ساتھ ہی دارالوزارت آیا تھا، لیکن جب اس نے ملک شاور کا رویہ بدلا ہوا دیکھا تو خود ہی دارالوزارت میں رہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کبھی کبھی زرتاج کے پاس جایا کرتا، لیکن اس کی ملاقات زرتاج سے کم ہی ہوتی تھی۔ ملک شاور نے اپنی بیوی کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ زرتاج کو عامر کے سامنے نہ ہونے دیا جائے، لیکن شاور کی بیوی کو دونوں کی محبت کا حال اچھی طرح معلوم تھا۔
اس لیے وہ کسی نہ کسی بہانے دونوں میں ملاقات کرا دیتی تھی۔ پھر جب سے اس کا جانا دارالوزارت میں بند کر دیا گیا تو اس طرح زرتاج سے ملاقات ناممکن ہو گئی تھی۔ عامر کو صلاح الدین کا بہت سہارا تھا۔ اس نے صلاح الدین میں ایک اچھے اور سمجھدار دوست کی تمام خوبیاں محسوس کی تھی، مگر اب تو صلاح الدین سے ملاقات بھی مشکل تھی۔ قلعے کے دروازے بند ہو چکے تھے اور اہل شہر شامی فوج کے حملے کے تصور سے لرز رہے تھے۔ عامر کو صلاح الدین کی طرف سے یہ بھی اشارہ ملا تھا کہ اگر وہ زرتاج کو کبھی لے کر اس کے پاس آیا تو اس کی پذیرائی اور آؤ بھگت اسی وقت کی جائے گی جب وہ یہ ثابت کر سکے گا کہ زرتاج واقعی اس کی بیوی بن چکی ہے۔ اس لیے وہ زرتاج کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کر سکتا تھا، کیونکہ زرتاج کو چوری چھپے یا کسی فریب سے حاصل کرنے کے بعد وہ اسے کہاں لے جاتا، قاہرہ اور مصر کی سرزمین اس کی دشمن بن جاتی۔ صلاح الدین بھی اسے خوش آمدید کہنے سے انکار کر دیتا۔ ادھر شامی سپہ سالار اسد الدین شیرکو نے مصر کے مشرقی صوبے پر قبضہ جمایا اور ادھر صلاح الدین بلبیس پہنچا۔ بلبیس والوں کو قاہرہ کے صحیح حالات کا علم نہ تھا، انہیں اتنا ہی علم تھا کہ شامی فوج کی مدد سے ملک شاور نے قاہرہ پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ شامی سواروں کو دیکھ کر انہیں یہ گمان گزرا کہ یہ تو دوست ملک کے سوار ہیں۔ بلبیس کے سرکاری دستے پہلے ہی حملے میں ختم ہو چکے تھے، وہاں صرف محافظ سوار تھے۔ انہیں اگر معلوم بھی ہو جاتا کہ ملک شاور اور شامی سپہ سالار میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو بھی وہ صلاح الدین کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے۔ صلاح الدین نے بڑی آسانی سے بلبیس پر قبضہ کر لیا اور محافظ سواروں کو غیر مسلح کر دیا گیا۔ ملک شاور نے سنا کہ اس کی طرف سے نا امید ہو کر شامی فوج نے مشرقی صوبہ اور بلبیس لے لیا ہے تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے شیرکو کو کورا جواب دے کر قاہرہ کو کچھ دنوں کے لیے بچا تو لیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ شیرکو بھی ایک جہان دیدہ سپہ سالار ہیں اور اس طرح کی جنگی چالوں سے نمٹنا خوب جانتا ہے۔ چنانچہ شیرکو نے مصری علاقہ اور بلبیس پر قبضہ کر کے ملک شاور کو اس کے احسان فراموشی کا جواب ہی نہیں دیا، بلکہ یہ بھی جتا دیا کہ وہ مصر کی سرزمین اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک جنگ کے اخراجات اور معاہدے کی شرائط پوری نہیں کی جاتی۔ ملک شاور کو یہ بھی خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں شیرکو مصر سے تازہ دم فوج بھرتی کر کے قاہرہ کا پھر رخ نہ کرے۔ ان تمام باتوں کو سوچ کے اس نے بھی زرگام والا حربہ استعمال کیا۔ مصر ہر سال شاہ یروشلم کو ایک معقول رقم خراج کے طور پر ادا کرتا تھا۔ اس کے بدلے میں ایک دیرینہ زبانی معاہدے کے تحت یروشلم اس بات کا پابند تھا کہ ایک تو وہ مصر کے انتظامی معاملات میں دخل نہ دے، دوسرا یہ کہ اگر مصر پر کوئی حملہ آور ہو تو وہ پوری طاقت سے مصر کی مدد کرے۔ اسی معاہدے کے حوالے سے ملک شاور نے ایمالرک شاہ یروشلم کے دربار میں ایک سفارت روانہ کی تاکہ یروشلم کی مدد سے شامیوں کو اپنے ملک سے نکال باہر کرے۔ حالات کس طرح کروٹ بدلتے ہیں اور تاریخ کس طور اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ شاہ یروشلم کے دربار میں آج اس ملک شاور نے مدد کی درخواست بھیجی تھی جس کے حملے کی خوف سے زرگام نے اسی شاہ یروشلم سے بالکل اسی طرح کی درخواست کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب داروغہ محلات زرگام نے مصر کے امرائے برکیہ کی مدد سے ملک شاور کا تختہ الٹ دیا تھا اور ملک شاور بھاگ کے سلطان دمشق نور الدین محمود زنگی کے دربار میں شامی فوج کے لیے درخواست لے کر پہنچا تھا۔ زرگام کو جب علم ہوا کہ ملک شاور شامی فوج لے کر مصر کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس نے فوراً اپنے بھائی ناصر الدین حمام اور فخر الدین حمام کو یروشلم روانہ کیا تاکہ وہ مصر پر شامی لشکر کے متوقع حملے کے پیش نظر اپنی فوجیں مصر روانہ کریں۔ شاہ یروشلم یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ مصر پر سلطان دمشق کا قبضہ ہو یا اس کا اثر پیدا ہو، کیونکہ ایسی صورت میں یروشلم کو خراج کی وہ سالانہ رقم ملنا بند ہو جاتی جو ایک زمانے سے انہیں مصری ادا کر رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ انہیں یعنی یروشلم کو یہ بھی خطرہ تھا کہ مصر کا دمشق کے زیر اثر ہونے کا مطلب تھا کہ یروشلم پر جنوب کی طرف سے بھی حملے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ اس لیے شاہ یروشلم نے زرگام کی مدد کے لیے جلدی جلدی ایک فوج تیار کی تھی، لیکن سلطان دمشق نور الدین زنگی اس سے زیادہ عقل مند اور جنگی چالوں میں ماہر تھا۔ اس نے ملک شاور سے مدد کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن مصر اور دمشق کے درمیان یروشلم کی سلطنت موجود تھی۔ ظاہر تھا کہ اگر ملک شاور کے ساتھ کوئی فوج مصر بھیجی جاتی تو اسے یروشلم کی سرحد کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا اور ہر وقت جنگ کا خطرہ سر پر سوار رہتا۔ اس لیے سلطان دمشق نے ایک طرف تو شیرکو کو ایک فوج دے کر مصر روانہ کیا اور خود ایک لشکر لے کر بڑی تیزی سے یروشلم کی شمالی سرحدوں کی طرف کوچ کیا۔ سلطان دمشق کے کوچ کرتے ہی یروشلم کے جاسوسوں نے شاہ یروشلم کو اطلاع پہنچائی کہ سلطان آندھی طوفان کی طرح یروشلم کی طرف آ رہا ہے۔ یہ وہی وقت تھا جب وزیر اعظم زرگام کی سفارت یروشلم میں بیٹھی فوجی مدد کی درخواست کر رہی تھی کہ اس سے اطلاع ملی کہ سلطان اس کی طرف آ رہا ہے۔
उस खबर से वो बदहवास हो गया। उसने मिस्र भेजने के लिए दस्तों का इंतखाब भी कर लिया था, लेकिन उस खबर के नतीजे ने उसे एक बड़े लश्कर के साथ अपनी शुमाली सरहदों की तरफ भागना पड़ा और मिस्र से आई हुई सफारत नाकाम वापस हो गई। लेकिन ये सुल्तान की महज एक चाल थी। उसने शाही यरूशलेम की तवज्जो उसकी शुमाली सरहदों की तरफ फेर दी और उसका सिपह सालार शिरको एक मुख्तसर फौज के साथ यरूशलेम की मशरकी सरहद के साथ साथ रेगिस्तान पार करके बिलबेस पहुंच गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यह चाल अपने मोहतरम वालिद इमादुद्दीन जंगी वाली मोसल से सीखी थी, या ये कहना चाहिए कि सुल्तान ने उस मौके पर अपने वालिद के एक तजर्बे से फायदा उठाया था। इसकी तफसील कुछ यूं है कि अमीर इमादुद्दीन जंगी ने अल-राहा फतह करने का मंसूबा बनाया तो उसने उसे अपने करीब तरीन उमरा से भी पोशीदा रखा था। इमादुद्दीन जिस वक्त मोसल से चला था, उसने मशहूर किया था कि वो मुसलमान अमीरों और सरदारों की सरकूबी को जा रहा है। उसने धोखा देने के लिए अमीद का मुहासरा भी कर लिया था। अल-राहा का शाह जोसलीन मोसल के अमीर से इस कदर खौफजदा था कि वो शदीद गर्मी के बावजूद अल-राहा को खाली ना छोड़ता था। लेकिन जब उसे अमीर जंगी इमादुद्दीन के बारे में ये मालूम हुआ कि वो मुसलमान सरदारों से उलझा हुआ है और इस वक्त अमीद के महाज पर है, तो उसकी अयाश तबीयत ने जोर मारा और वो कुछ दस्ते फौज साथ लेकर एक पुरफिजा मकाम पर मुंतकिल हो गया। इस तरह जब वो बहार का लुत्फ उठा रहा था, उस वक्त इमादुद्दीन जंगी ने बड़ी खामोशी से अमीद का मुहासरा उठाया और मंजिल मारता हुआ अल-राहा पहुंच गया। अल-राहा के शाह जोसलीन दोम को उस हमले की उस वक्त खबर मिली जब इमादुद्दीन जंगी अल-राहा के शहरों से सुलह करके अल-राहा के किले में दाखिल हो चुका था। बिल्कुल इसी तरह सुल्तान नूरुद्दीन ने शाह यरूशलेम को एक मुस्तकिल खौफ में मुब्तला करके फ़लस्तीन का रुख किया। वहां उसने गिलबर्ट और रॉबर्ट को शिकस्त देकर हारिम का पूरा इलाका फतह कर लिया। फिर उस अरसे में शिरको ने बिलबेस के मैदान में जरगाम के दोनों भाइयों को शिकस्त देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और जरगाम के कत्ल के बाद मलिक शावर दारुल वजारत का मालिक बन चुका था। फिर जब मलिक शावर शिरको के साथ एहसान फरामोशी का मुजाहरा करते हुए तमाम वादों से फिर गया और उसके जवाब में शिरको ने मिस्र के मशरकी सूबा और सलाहुद्दीन ने बिलबेस पर कब्जा जमा लिया, तो मलिक शावर की आंखें खुली। उसने फौरन शाह यरूशलेम से मदद की दरख्वास्त की। शाह यरूशलेम को उस वक्त अपने शुमाली इलाकों की तरफ से कुछ इत्मीनान हुआ था, क्योंकि सुल्तान उस वक्त गिलबर्ट और रॉबर्ट से उलझा हुआ था। उसने मलिक शावर की दरखास्त को शर्फ कबूलियत बख्शा और वही फौज जो वो मलिक शावर के खिलाफ जरगाम को देना चाहता था, उसी फौज को उसने मलिक शावर की मदद को भेज दिया। सलाहुद्दीन ने बिलबेस पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन अब उसे शुमाल से शाह यरूशलेम और जनूब से मिस्री हमले का खतरा था। इसी तरह असदुद्दीन शिरको, जिसने मिस्र के मशरकी सूबे पर कब्जा किया था, उसे भी हर तरफ से मिस्रियों की यलगार का खतरा था। बिलबेस पर कब्जे के दूसरे ही हफ्ते सलाहुद्दीन के जासूसों ने उसे मुत्तला किया कि मलिक शावर ने एक सफारत के जरिए शाह यरूशलेम से फौजी मदद तलब की है और ईसाई लश्कर मिस्र रवाना होने की तैयारियां कर रहा था। यह खबर एक बड़े खतरे की इत्तला थी। सलाहुद्दीन ने फौरन सिपह सालार लश्कर असदुद्दीन शिरको को ईसाई लश्कर की मुतवक्के आमद से मुत्तला किया। शिरको ने फौरन अपनी हिकमत अमली तब्दील की। जितना लश्कर भी उसके पास था उसे जमा करके बिलबेस रवाना हो गया। जासूसों ने सलाहुद्दीन को सही खबर दी थी। यरूशलेम का लश्कर बड़ी तेजी से बिलबेस की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ मलिक शावर भी काहिरा के किले से निकलकर बिलबेस आ रहा था। ईसाइयों और मिस्रियों को मालूम हो गया था कि सुल्तान दमिश्क का सिपह सालार शिरको अपनी फौज के साथ बिलबेस पहुंच रहा है। सलाहुद्दीन वहां पहले से मौजूद है, इसलिए यही बेहतरीन मौका और वक्त है कि हमलावरों की पूरी ताकत को बिलबेस में घेर के खत्म कर दिया जाए। लेकिन शिरको को शिकस्त देना इतना आसान न था, जबकि उसके साथ सलाहुद्दीन जैसा एक जवान भी था जिसकी तलवार के साथ साथ दिमाग भी तलवार जैसी तेजी से काम करता था। शिरको बिलबेस पहुंचा और शाम का पूरा लश्कर एक जगह इकट्ठा हो गया। उसके साथ ही शुमाल से एमालरिक शाह यरूशलेम और जनूब से शावर वजीर आजम मिस्र बढ़ता चला आ रहा था। ये सूरत हाल बहुत मखदूश थी। उमराए नूरिया परेशान थे और असदुद्दीन शिरको फिक्रमंद। सिर्फ एक सलाहुद्दीन ऐसा था जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। उस पर फिक्र तरद्दुद का कोई निशान न था, बल्कि गहरी संजीदगी तारी थी। मजलिस शूरा का इजलास हो रहा था और हर अमीर अपनी अक्लो दानिश के मुताबिक ईसाइयों और मिस्रियों के मुत्तहिदा लश्कर से जंगो सुलह के बारे में राय दे रहा था। इसमें शुबा नहीं कि हालात ऐसे दिगरगूं थे जिनमें जंग का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था और सुलह की कोई सूरत नजर न आती थी। जंग और सिर्फ जंग, इसके अलावा मौजूदा हालात का और कोई हल नहीं।
شیر کو شیر کی طرح گرجا، بغیر جنگ کے صلح کا تصور ہی غلط ہے، ہم بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ شیرکو کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن نوری امارا پر خاموشی طاری تھی۔ شیرکو سے پہلے 4 امیر اپنی رائے کا اظہار کر چکے تھے۔ سب نے زور دیا تھا کہ 2 لشکروں سے جنگ کرنے کی بجائے ہمیں ریگستانی راستے سے دمشق واپس چلے جانا چاہیے، لیکن شیرکو نے ان سب کی رائے رد کر دی تھی۔ صلاح الدین نے اس بحث میں اب تک حصہ نہ لیا تھا۔ تمام امراء نوریہ صلاح الدین سے عمر میں بڑے تھے۔ صلاح الدین شاید انتظار کر رہا تھا کہ جب تمام امراء اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو وہ بھی بولے، لیکن ہر ایک پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ شیرکو کے جوشیلے اعلان نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا۔ صلاح الدین امراء کے گروہ سے ذرا ہٹ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شیرکو کے اعلان پر کوئی بھی صادر کرنے پر آمادہ نہیں، تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا۔ اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ صلاح الدین ایک ایک امیر کے چہرے پر نظریں گاڑ کے ان کے دل کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی وقت شیرکو کی آواز دوبارہ ابھری۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ امراء نوریہ کس طرف ہیں۔ آیا ان کی خاموشی نیم رضامندی کا اظہار کرتی ہے، یا وہ خود اپنی رائے کے مطابق جنگ سے گریزہ ہیں؟ جن امراء نے اب تک اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، میں ان کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ امیروں کو جیسے سانپ سونگھ گیا، کسی نے بولنے کی کوشش نہیں کی۔ شیرکو کا جوش ایک شدید غصے میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی کن پٹی کی رگیں پھول گئیں۔ شاید اس نے بولنے کے لیے لمبی سانس لی تھی کہ صلاح الدین اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ معزز سپہ سالار اور محترم امراء نوریہ، آپ کی خاموشی آپ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ میں بھی سپہ سالار کے اعلان سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ جنگ میں فوج کی تعداد نہیں گنی جاتی، بلکہ جوش و جذبہ اصل طاقت ہوتی ہے۔ ہم لڑیں گے اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک اس ریگستان علاقے کی زمین دشمن کے خون سے تر نہیں ہو جاتی۔ شاباش صلاح الدین، شاباش، ہم نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور صلح کے خیال کو رد کر دیا۔ یہ کہہ کر شیرکو نے مجلس سے مشاورت برخاست کر دی اور صلاح الدین کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے خیمے میں آ گیا۔ سپہ سالار محترم، صلاح الدین نے کہا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ امراء نوریہ آپ کے ہر حکم اور اعلان کو رد کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ آخر ایسا کب تک ہوگا؟ ان لوگوں کی لشکر میں موجودگی فائدے کی بجائے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شیرکو نے صلاح الدین کو ایک تجربے کی بات بتائی۔ صلاح الدین بیٹے، ایسی باتوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے۔ دراصل شاہی نظام حکومت کا دستور یہی ہے کہ ہر وفادار کے ساتھ ایک بے وفا یا اس وفادار کا مخالف لگا دیا جاتا ہے، تاکہ بادشاہ کو موافق اور مخالف سب طرح کی خبریں ملتی رہیں، اور ان خبروں کی روشنی میں بادشاہ اپنے امراء کے درجے گھٹاتا اور بڑھاتا رہے۔ جس وقت امراء نوریہ کا گروہ میرے ساتھ مصر بھیجا گیا تھا، میں اس وقت سمجھ گیا کہ ان میں سے بعض تو میری حمایت کریں گے اور زیادہ میری ٹانگ کھینچیں گے۔ ان میں سے ہر ایک مصر کی گورنری کا خواہش مند ہے، اور مصر کے جیسے زرخیز ملک اور کمزور دفاعی معیار کو دیکھ کر کوئی امیر بھی یہاں کی گورنری کی خواہش کو دبا نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھو، تمہارے ساتھی تمہیں کتنا ہی مفید مشورہ کیوں نہ دیں، لیکن اس کو اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک اس کے مضر اثرات پر اچھی طرح غور نہ کر لو۔ میں تمہیں مصر اسی وجہ سے لایا ہوں کہ تم امور جہانگیری اور جہانداری دونوں میں کامل ہو جاؤ۔ صلاح الدین نے شکریہ ادا کیا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں سپہ سالار محترم۔ میں نے اس مختصر مدت اور غیر اہم جنگوں میں ہی بہت سے تجربے کی باتیں سیکھ لی ہیں۔ اگر میں مصر نہ آتا تو شاید میں ان تجربات کے حصول سے غافل رہتا۔ اب ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میری بات کو بچکانہ سمجھ کے ٹال نہ دیجیے گا، بلکہ اس پر ذرا سنجیدگی سے غور فرمائیے گا۔ صلاح الدین، نہ تم بچے ہو اور نہ تمہاری باتیں بچکانہ ہوتی ہیں۔ شیرکو نے اعتراف کیا۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صلاح الدین نے شیرکو سے کیا کہا اور دونوں میں 2 گھنٹے سے زیادہ کس مسئلے پر گفتگو ہوتی رہی، اس کا اعلان نہ شیرکو کی طرف سے ہوا اور نہ صلاح الدین نے اس مسئلے میں کسی سے کچھ کہا۔ امراء نوریہ کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ چچا بھتیجے میں کیا گفتگو ہوئی اور کیا سکیم تیار ہوئی۔ کئی امیر خامخواہ شیرکو کے کمرے میں گئے کہ شاید کوئی بات کھلے، لیکن شیرکو نے جیسے اپنا منہ سی لیا تھا۔ وہ ہر ایک سے باتیں کرتا، لیکن اپنی اور صلاح الدین کی گفتگو کی طرف ہلکا سا اشارہ بھی نہ کرتا۔ اسی شب امراء نوریہ نے دیکھا کہ 500 لشکری اس میدان کے گرد خندق کھود رہے ہیں جس میدان میں شیرکو اور صلاح الدین کے لشکری خیمے لگائے ہوئے تھے۔ خندق کھودنے والے ان 500 کے ساتھ مزید 200 لشکری خندق سے نکلی ہوئی مٹی سے کچھ ٹیلے اور مورچے بنا رہے ہیں۔ خندق رات بھر، دوسرے دن بھر اور رات بھر کھودی جاتی رہی۔
लेकिन मालूम हुआ कि यह काम इतना आसान नहीं जितना सलाहुद्दीन और शिरकों ने समझा था। मजीद 500 लश्करी इस काम में शामिल हो गए। अब तो उमराए नूरिया की आंखें खुल गईं और उन्होंने सिपह सालार के उस इकदाम को सराहना शुरू कर दिया। उन्होंने अल्फाज में शिरकों को मैदान छोड़कर फरार होने का मशवरा दिया था, लेकिन उस मुदाफियाना हिकमत अमली को देखकर उन्हें सिपह सालार की फिरासत का कायल होना पड़ा। बड़ी मेहनत, जांसोजी मगर तेज रफ्तारी से खंदक खोदी जा रही थी। तीसरे दिन से ऐसा हुआ कि पूरा लश्कर खंदक खोदने पर लग गया। शिरकों ने पहरेदार सवारों को दूर दूर तक फैला दिया था। उन्हें हुक्म था कि किसी को उस तरफ ना आने दिया जाए। शिरको चाहता था कि जब तक खंदक तैयार ना हो जाए उस वक्त तक दुश्मन को उसकी खबर ना होने पाए। पूरे लश्कर के काम पर लग जाने से हफ्ते में खंदक बन के तैयार हो गई और उस खंदक की गहराई 16 फुट के करीब थी। खंदक की मिट्टी से ऊंचे ऊंचे टीले बनाए गए जिसमें तीरंदाज इस तरह बिठाए गए कि वो तो खंदक के करीब आने वालों को देख सकते थे, लेकिन बाहर वालों को वो नजर न आते थे। 16 फुट गहरी, उससे ज्यादा चौड़ी खंदक पूरी खेमागाह के गिर्द तैयार हुई तो यूं मालूम हुआ जैसे मैदान में कच्ची मिट्टी और रेत का एक किला तैयार हो गया है, जिसमें पूरा शामी लश्कर बमा सामान के आराम से छुप कर बैठ गया है। खंदक की तैयारी पर उमराए नूरिया मुबारकबाद देने के लिए सिपह सालार असदुद्दीन शिरको के खेमे पर इकट्ठे हुए। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ने शिरको को मुबारकबाद दी। सिपह सालार, जब मैंने सुना कि शुमाल से शाह यरूशलेम और जनूब की तरफ से एहसान फरामोश मलिक शावर मिस्री फौज लेकर बिलबेस की समत आ रहे हैं तो हमें यही बेहतर मालूम हुआ कि हम इस मुत्तहिदा लश्कर से जंग करने की बजाय रेगिस्तानी इलाके से दमिश्क वापस चले जाएं। लेकिन शाबाश है आपकी हिम्मत को कि आपने इस रेगिस्तान में हमारे लिए रेत और मिट्टी का एक ऐसा किला बना दिया जिसके जरिए किसी दुश्मन से कई माह तक दिफाई जंग कर सकते हैं। अमीर मस्तूब हकारी और अमीर महमूद हारमी ने भी इस किस्म के ख्यालात का इजहार किया। अब ऐनुद्दौला की बारी थी, जो शिरको के हर इकदाम पर तनकीद किया करता था। उसने उस हिकमत अमली की तारीफ तो की, लेकिन बीच बीच में तनकीद भी करता गया। ऐनुद्दौला ने कहा, सिपह सालार आजम ने बेशक ऐसे हिकमत अमली का मुजाहरा किया है जिसकी हर शख्स तारीफ करेगा। रेत का यह किला अगरचे मजबूत आरामदेह नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में एक बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकता है। मैं इस सिलसिले में अपनी एक कमजोरी की तरफ जरूर इशारा करूंगा, वो ये कि हमारे पास इतना सामान खुर्दो नोश नहीं कि हम 3-4 महीने से ज्यादा खंदक बंद होकर मुदाफियत कर सकें। बहरहाल सिपह सालार इस हिकमत अमली के लिए काबिल मुबारकबाद हैं। सिपह सालार असदुद्दीन शिरको और सलाहुद्दीन बार बार खड़े उमारा की तकरीरें बड़ी खामोशी से सुन रहे थे। अभी काजी ईसा हकारी और शरफुद्दीन बरगश बाकी थे। उन्होंने गुफ्तगू से परहेज किया। जब हर तरफ खामोशी तारी हो गई तो शिरको गोया हुआ, ऐ सुल्तान दमिश्क के जान निसारों और मेरे दोस्तों, मलिक शावर ने हमारे साथ जैसा सलूक किया उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इन हालात में हमारे लिए 2 ही रास्ते थे। पहला रास्ता तो यह था कि हम होशो हवास खो बैठते और जोश में आके काहिरा पर हमलावर हो जाते, लेकिन उसका नतीजा सिवाय तबाही और बर्बादी के और कुछ ना निकलता। दूसरी सूरत यह थी कि हम जिस मकसद के लिए आए थे उसे अधूरा छोड़ के बुजदिलों की तरह मुंह छुपाए दमिश्क वापस चले जाते। मैंने इन दोनों से हट के तीसरा रास्ता निकाला और मिस्र के मशरकी सूबा और बिलबेस पर कब्जा कर लिया। मलिक शावर के दिमाग में यह बात आ ही ना सकती थी कि हम उसके अहम इलाकों पर कब्जा करेंगे। इस तरह हमारी हिकमत अमली कामयाब हुई, लेकिन अचानक यह खबर हुई कि मालिक शाह यरूशलेम मिस्र को बचाने आ रहा है। उससे मलिक शावर को भी हौसला हुआ और वो भी फौज इकट्ठी करके इधर बढ़ रहा है। शाह यरूशलेम के आने की खबर का हमें यकीन न था, इसलिए सुल्तान मोहतरम ने खुद यरूशलेम की तरफ कूच किया था कि शाह किसी और तरफ तवज्जो ना दे सके। लेकिन हमारे जासूसों ने शाह के यरूशलेम से कूच की तस्दीक कर दी। जाहिर है ऐसी सूरत में अगर हम दमिश्क वापस जाने का इरादा करते हैं तो शाह का लश्कर हमें रेगिस्तान में किसी न किसी जगह रोकता। इसलिए बजाय उसके खुले रेगिस्तान में गैर महफूज होके एमालरिक से मुकाबला किया जाए, इससे ये ज्यादा बेहतर है कि बिलबेस के मैदान में खंदक बनाए और कच्चे मोर्चे की आड़ लेके शाह का मुकाबला किया जाए। इस तरह हम कम से कम नुकसान करके यरूशलेम की फौजों को परेशान कर सकते हैं। फिर क्या होगा उसका हाल तो खुदा ही जानता है, लेकिन हमें उस पाक बेनियाज जात से नाउमीद ना होना चाहिए। इस बात की वजाहत जरूरी है कि खंदक खोद के कच्चे मोर्चे बनाने का मशवरा सलाहुद्दीन ने पेश किया था, जिसकी तकमील आप लोगों ने मिलकर कर दी। मैंने सलाहुद्दीन से दरियाफ्त किया था कि उसके दिमाग में यह हिकमत अमली कैसे आई, तो उसने बताया कि उसे यह ख्याल इस्लाम के मशहूर गज़वाए अहज़ाब से पैदा हुआ था।
वाज़ेह रहे कि ग़ज़वा अहज़ाब या ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी में मदीना में हुआ था। मदीना मुनव्वरा के 3 अतराफ पहाड़ियाँ और घने बागात और एक समत खाली थी। उसी तरफ से हमले का इम्कान था, इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम के साथ मिलकर एक खंदक खोदी थी, जो मुसलमानों की फतह का निशान बन गई। खंदक खोदने का मशवरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशहूर सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने दिया था। हज़रत सलमान का ताल्लुक ईरान से था और ईरान में जंग के दौरान खंदक खोदने का रिवाज था। यह कुफारे मक्का का मदीना पर आखिरी हमला था। उस खंदक ने एक कुदरती रुकावट का काम दिया। फिर आखिरी शब ऐसी सख्त आंधी चली कि कुफारे मक्का के खेमे उड़ गए और लश्कर कुफार का सालार अबू सुफियान मुंह लपेट कर भाग गया था। उस गैबी इमदाद के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो। जब तुम पर कुछ लश्कर आए तो हमने उन पर आंधी और वो लश्कर भेजे जो तुम्हें नजर न आए, यानी मलाइका के लश्कर, और अल्लाह तुम्हारे काम देखता है, यानी तुम्हारा खंदक खोदना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी में साबित कदम रहना। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि अब कुरैश की लड़ाइयाँ खत्म हो गईं, अब आइंदा हम उन पर चढ़ाई करेंगे। इस तरह जब एक तरफ से मालिक शाह यरूशलेम और दूसरी तरफ से मलिक शावर वजीर आज़म मिस्र बिलबेस पहुंचे तो उन्होंने शामी लश्कर को खंदक के उस पार रेत और मिट्टी के टीलों और तोदों में मोर्चा बंद पाया। खंदक के साथ साथ चारों अतराफ कच्चे मोर्चों में शामी तीरंदाज छुपे बैठे थे। शाह मालिक मैदान जंग का यह नक्शा देखकर सख्त परेशान हुआ। घोड़े खंदक छलांग लगाकर पार कर सकते थे, ना उनमें उतर सकते थे। पैदल उतरने के लिए सिपाही को 16 फुट गहराई में महा असलाह के छलांग लगाना पड़ती। पहले चंद रोज तो दोनों लश्करों को सुलह मशवरे और सोचो विचार में गुजर गए। फिर उन्होंने दिन की बजाय रात के अंधेरे में खंदक में सीढ़ियां लगाकर उतरने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश को शामी तीरंदाजों ने नाकाम बना दिया। उसमें नाकाम होकर ईसाइयों ने उन टीलों पर तीरों की बारिश की जहां शामी तीरंदाज छुपे बैठे थे। उससे शामियों को नुकसान की बजाय फायदा पहुंचा। ईसाइयों के फेंके हुए तीर कच्चे टीले में चुभ के रह जाते और शामी फौजियों को जरा भी नुकसान ना पहुंचता। फिर रात के वक्त शामी दुश्मन के फेंके हुए तीरों को तलाश करके अपने काम में ले आते। उसमें भी नाकाम होने के बाद दुश्मन ने मुहासरा सख्त कर दिया। उनका ख्याल था कि खंदक बंद शामियों को शायद बाहर से खाने पीने का सामान मिलता है, लेकिन यह ख्याल भी गलत साबित हुआ। शीर को तो सामान के जखीरे के साथ खंदक बंद हुआ था। खंदक का यह मोर्चा 3 माह से ज्यादा अरसे तक कायम रहा। इस दौरान शाह यरूशलेम ने दुनिया भर की तरकीब इस्तेमाल कर डाली, मगर ना तो वो शामी फौज को खंदक से बाहर निकाल सके, ना उनका कोई नुकसान कर सके। बरखिलाफ इसके हर हफ्ते उनके 6 आदमी जाया हो जाते थे। खंदक का ये मोर्चा बज़ाहिर कोई अहमियत ना रखता था, लेकिन ये पत्थर के बने हुए किले से भी ज्यादा मजबूत साबित हुआ। दोनों फरीक अगरचे मैदान में अब तक डटे हुए थे, लेकिन हकीकत ये थी कि दोनों ही उस आसाब शिकन जंग से घबरा उठे थे। शामी लश्कर में सामान रसद अभी खत्म ना हुआ था, लेकिन अगर मुहासरा और ज्यादा तूल खींचता तो ये सामान खत्म हो जाता, क्योंकि शामियों को बाहर से कोई मदद ना मिल रही थी और ना कोई राब्ते का जरिया ही था। मलिक शावर की फौज अगरचे बराए नाम ही फौज थी और उसका मैदान जंग में होना ना होना बराबर था, लेकिन वो मैदान छोड़ के काहिरा वापस भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका हलीफ और यरूशलेम से बिलबेस तक की मुसाफत तय करके आने वाला मालिक उसकी गैर हाजिरी कैसे बर्दाश्त कर सकता था। मलिक शावर को काहिरा का गम खाए जा रहा था। वो रात को अक्सर चौंक पड़ता और खेमे से निकलकर पागलों की तरह मैदान में घूमता रहता। उसे हर वक्त इस बात का धड़का लगा रहता कि कहीं कोई और अमीर दारुल वजारत पर कब्जा ना कर ले। हालांकि वो तमाम उमराए बरकिया को अपने साथ बिलबेस के मैदान में ले आया था। शाह यरूशलेम जो उस जंग का फरीक नहीं बल्कि दूसरे फरीक का हलीफ था, उसे ये घबराहट थी कि उसके मशरकी इलाके में गड़बड़ ना हो जाए। सुल्तान नूरुद्दीन हारिम की फतह में मसरूफ था, लेकिन वहां से किसी वक्त भी पलट सकता था। आखिर उसे अपने इलाकों की ऐसी फिक्र दामनगीर हुई कि उसने मलिक शावर पर सुलह के लिए जोर दिया। मलिक शावर तो ये चाहता था कि शामी लश्कर जिधर से आया है उधर ही वापस हो जाए, इसलिए उसने उसी शर्त के साथ अपनी मंजूरी दे दी। शाह इमालरिक की कोई खास शर्त ना थी। शामी अगर वापस जाते हैं तो सारा झगड़ा खत्म हो जाता है। उसे उम्मीद थी कि शामियों के जाने के बाद वो मलिक शावर को जो शर्तें पेश करेगा उस पर मिस्र और यरूशलेम की सुलह हो जाएगी। इसलिए शाह यरूशलेम ने उस सिलसिले में कदम उठाया। आखिर मालिक शाह यरूशलेम ने अपना कासिद शीरको के पास भेजा और उसे यह पैगाम दिया कि अगर शामी मिस्र की सरजमीन छोड़ के वापस दमिश्क चले जाएं तो जंग खत्म हो सकती है।
एमालरिक का सफीर शिरको के पास गया। शिरको ने सफीर को रोककर अपने उमरा से मशवरा किया और तय ये पाया कि अगर शाही यरूशलेम शामी लश्कर के जाने का महफूज रास्ता दे दे तो शामी लश्कर बिलबेस से वापस चला जाएगा। उस सिलसिले में शामियों की तरफ से मामला तय करने के लिए सलाहुद्दीन को सफीर बनाकर शाही यरूशलेम के पास भेजा गया। सलाहुद्दीन का बचपन और नौजवानी दोनों बगैर किसी अहम वाक़े के गुजर गई। उसके मुतालिक कोई तारीखी शहादत मौजूद नहीं, सिवाय इसके कि जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने शिरको की सरकर्दगी में मिस्र के वजीर आजम मलिक शावर को उसकी वजारत दिलाने के लिए मिस्र भेजा। उस वक्त सलाहुद्दीन को शिरको के साथ किया गया, जबकि खुद सलाहुद्दीन उस मुहिम पर जाने के लिए दिल से आमादा ना था। फिर वही खामोश तबीयत सलाहुद्दीन जब मिस्र पहुंचा तो उसकी ख्वाबीदा सलाहियतें एकदम जैसे जाग उठी। पहली जंगे बिलबेस में उसकी शमशीर ने ऐसे जोहर दिखाए कि फातेह बिलबेस कहलाया। फिर दूसरी बार वो उस फौज का सरदार बनाया गया जिसे बिलबेस पर दोबारा कब्जे के लिए भेजा गया था। और अब वही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपह सालार असदुद्दीन शिरको की वकालत करने शाह यरूशलेम के खेमे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर शाह मालरिक ऐसा बदहवास हुआ कि उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। शाह मालरिक के उस इज़्तरारी फेल को सलाहुद्दीन की इज्जत अफजाई कहा जा सकता था, लेकिन शाह मालरिक की नजरें सलाहुद्दीन के चेहरे पर जम के रह गई और उसकी महवियत उस वक्त तक खत्म नहीं हुई जब तक उसके नायब ने उसे होशियार नहीं किया। सलाहुद्दीन की मदद के लिए 2 आदमियों को साथ किया गया था। शिरको उमराए नूरिया में से 2 अमीरों को सलाहुद्दीन के साथ भेजना चाहता था, लेकिन इस ख्याल से कि कहीं उन्हें उस वक्त के सदर सलाहुद्दीन पर एतराज न हो, उनकी बजाय सलाहुद्दीन के दस्ते के 2 आदमियों को उसके साथ किया गया था। जब शाह यरूशलेम के नायब ने देखा कि शाह मालरिक की नजरें वफ्द के नायब के चेहरे से हटती ही नहीं तो उसने बड़े अदब से सरगोशियों में कहा, आलिजा, शिरको की सफारत को बैठने की इजाजत मरहमत फरमाइए। शाह यरूशलेम एमालरिक चौंक पड़ा और संभल के बोला, हम सफारत को खुशामदीद कहते हैं। सलाहुद्दीन ने जवाब में कहा, मैं और सफारत के दूसरे अरकान शाह की इस इज्जत अफजाई के शुक्रगुजार हैं। शाह की नजरें एक बार फिर सलाहुद्दीन के चेहरे पर जम गईं। क्या नाम है तुम्हारा जवान? सलाहुद्दीन, सलाहुद्दीन ने बताया। शाह मालिक ने बैठते हुए कहा, बैठ जाओ। शाह मालरिक के खेमे में कीमती मखमली फर्श बिछा था। शाह ने सलाहुद्दीन को एक तरफ बैठने का इशारा किया था। उस तरफ ईसाई लश्कर के बड़े बड़े सरदार बैठे थे। सलाहुद्दीन उनके आगे बैठ गया। शाह मालरिक के लिए फर्श पर एक जरनिगार मसनद लगाई गई थी। उसने मसनद पर जगह संभाल ली। सलाहुद्दीन ने महसूस किया कि सिर्फ शाह मालरिक की मसनद ही कीमती नहीं थी, बल्कि उसके उमरा और सरदारों से लेकर गुलाम और हरकारे तक बेशकीमती कपड़ों में मलबूस थे। अच्छा, तो तुम्हारा नाम सलाहुद्दीन है? शाह ने यूं कहा जैसे उसने ये नाम पहले भी सुना हो। जी हाँ, मेरा यही नाम है, सलाहुद्दीन ने जवाब दिया। तुम और तुम्हारा लश्कर दमिश्क से मिस्र क्यों आया है? शाह यरूशलेम ने अजीब बेतुका सवाल किया। सलाहुद्दीन ने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, ऐ शाह यरूशलेम, मैं इस सवाल के जवाब देने का मजाज नहीं, मुझे सुलह की गुफ्तगू के लिए भेजा गया है। शाह यरूशलेम उसके जवाब पर मुस्कुराया। देख सलाहुद्दीन, एक बात याद रखो, शायद तुम्हें आइंदा जिंदगी में फायदा पहुंचे। वो बात यह है कि जब सुलह की बातचीत शुरू हो जाए और फरीकैन के दरमियान सफारत आने जाने लगे तो इसका मतलब होता है कि सुलह हो गई है। हमारी ये बातचीत भी उसी नतीजे पर खत्म होगी। अब हमारा सवाल महज इजाफी है, जिसका मतलब हमें अपनी मालूमात में इजाफा करना मकसूद है। सलाहुद्दीन ने मतानत से जवाब दिया, शाह मुअज्जम, जहां तक मुझे इल्म है वो ये कि हमारा लश्कर दमिश्क से आया नहीं है, बल्कि बुलाया गया है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको यरूशलेम से बुलाया गया है। शाह यरूशलेम सलाहुद्दीन की हाजिर जवाबी सुन के हैरान रह गया। तुमने ठीक कहा सलाहुद्दीन, हम वजीर आजम मिस्र मलिक शावर की दरख्वास्त पर आए हैं। शाह मुअज्जम, आपने इस इत्तेफाक पर गौर नहीं फरमाया कि आप बमा अपने लश्कर के वजीर आजम मिस्र मलिक शावर की दरख्वास्त पर बिलबेस तशरीफ लाए हैं, जबकि हमारे सिपह सालार असदुद्दीन शिरको भी मां अपने लश्कर के मलिक शावर ही की दरख्वास्त पर आए हैं। फर्क यह है कि हमसे दरख्वास्त करते वक्त मलिक शावर मिस्र का माजूल वजीर आजम था, और जब हमारी मदद से वो वजीर आजम के मर्तबे पर फाइज हो गया तो उसने आपसे दरख्वास्त करके यरूशलेम का लश्कर यहाँ बुलवा लिया। शाह यरूशलेम सलाहुद्दीन की उस हाजिर जवाबी पर और ज्यादा हैरान हुआ। सलाहुद्दीन का यह जवाब सिर्फ हाजिर जवाबी ही ना था, बल्कि हकीकत पर मबनी एक गहरा तंज था। शाह यरूशलेम हैरान नजरों से सलाहुद्दीन को देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। सलाहुद्दीन ने खुद ही बात आगे बढ़ाई।
मलिक शावर की अकल और ज़हानत की दाद देना है कि उसने दो मुखालिफ बादशाहों को लड़ाने के लिए उनको मरकज से बुलाकर एक दूसरे के मुकाबिल सफ आरा कर दिया है और खुद तमाशाई बनकर ये खूनी तमाशा देखने आया है। शाह यरूशलेम के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। वो सलाहुद्दीन को पहली नजर में देखकर ही चौंक पड़ा था। उसने सलाहुद्दीन के चेहरे के खदो खाल या आंखों की चमक से ही अंदाजा लगा लिया था कि शामियों की सफारत लेकर आने वाला ये शख्स एक गैर मामूली शख्सियत का मालिक है और उसका सबूत सलाहुद्दीन की गुफ्तगू थी। शाह यरूशलेम मबहूत होकर रह गया। बेशक सलाहुद्दीन मुस्तकबिल का एक अजीम इंसान होगा, शाह यरूशलेम ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। सलाहुद्दीन ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, शाह मोहतरम, मलिक शावर ने हमारे साथ जो एहसान फरामोशी और बदअहदी की है उससे तो आप वाकिफ हो गए हैं। अब देखना यह है कि वो आपके साथ किस तरह की बदअहदी करता है। शाह मालरिक ऐसा लाजवाब हो गया कि उसने उस मौजू पर गुफ्तगू की बजाय फौरन सुलह की शराइत पर गुफ्तगू शुरू कर दी और निस्फ घंटे के अंदर मुआहिदा तय पा गया। दरअसल ये मुआहिदा उन शराइत पर हुआ जो शीरकों ने सलाहुद्दीन को समझा दिया था। मुआहिदे की पहली शर्त यह थी कि शामी फौजों ने मिस्र के जिस कदर इलाके पर कब्जा किया है उससे दस्तबरदार हो जाएगा और शामी फौज दमिश्क वापस हो जाएंगी। दूसरी शर्त यह थी, शाह यरूशलेम इस बात की जमानत देता है कि वो शामी फौज की वापसी में किसी किस्म की गड़बड़ नहीं करेगा और शामी फौज की दमिश्क तक बाहिफाजत वापसी का जिम्मेदार है। इसके अलावा जितनी शर्तें थी रिवायती और खाना पूरी करने के लिए थी। दरअसल शाह यरूशलेम पर सलाहुद्दीन का ऐसा रौब तारी हो गया था कि वो उसे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहता था। इस जगह इस बात की वजाहत जरूरी है कि सलाहुद्दीन अयूबी को तमाम ईसाई और अक़वामे यूरोप सलाहुद्दीन के बजाय सलादीन के नाम से मुखातिब करते थे। यही नाम उनकी किताबों और तारीखों में लिखा जाता था, इसलिए शाह यरूशलेम की जबान से भी सलादीन का लफ्ज अदा कराया गया है। इस सुलहनामे से यह जाहिर होता है कि शाह यरूशलेम और असदुद्दीन शिरको दोनों ही उस खंदक बंद जंग को एक बेकार और थका देने वाली जंग समझ रहे थे। 3 माह से ज्यादा दिनों तक खंदक में छुप के जंग करना किस कदर दुश्वार बात थी। शामी फौज और उनके सिपह सालार तारीफ के लायक हैं कि उन्होंने बड़ा सब्र और तहम्मुल का इजहार किया, वरना अगर जरा सी भी सुस्ती जाहिर करते तो ईसाई और मिस्री लश्कर उनका कीमा बनाकर रख देते। शाह यरूशलेम भी उस जंग से थक चुका था। उसे मालूम हो गया था कि किला हारिम पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी काबिज हो गया है और बानियासी का किला एक तवील मुहासरे के बाद ईसाइयों के हाथ से निकल चुका है। यही नहीं बल्कि सुल्तान दमिश्क ने अंताकिया के शहजादे बोहिमंड, तराबलिस के काउंट रेमंड और ह्यू ऑफ लोसिग्नन और दूसरे नाइटों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अपने साथ हल्ब ले गया है। इसका मतलब था कि शाह यरूशलेम यहाँ की जंग को खत्म करके फौरी तौर पर अपनी मशरकी सरहद की हिफाजत को जाना चाहता था। शाह यरूशलेम और असदुद्दीन शिरको के उस मुआहिदे का मिस्र का वजीर आजम बहुत मुखालिफ था। उसने शाह यरूशलेम से एहतजाज भी किया था मगर उसे सख्ती से जवाब दिया गया था। मलिक शावर ने यह तय किया था कि वो यरूशलेम के लश्कर की मदद से शिरको और उसकी फौज का ऐसा कत्लेआम करेगा कि एक लश्करी भी जिंदा ना रह सकेगा, ताकि सुल्तान दमिश्क को फिर कभी मिस्र की तरफ देखने की भी जुर्रत ना हो। लेकिन शाह यरूशलेम ने शामी लश्कर की मिस्री इलाके से बाहिफाजत निकल जाने की जमानत देकर मलिक शावर के इरादे पर पानी फेर दिया था। असदुद्दीन शिरको के लश्कर में मौजूद उमाराए नूरिया भी उस मुआहिदे से मुतमईन ना थे। अमीर ऐनुद्दौला फारूकी ने बड़े तल्ख लहजे में कहा था, अगर आप जिंदगी से बेजार हैं और मौत को चुपचाप गले लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मगर आप हम लोगों को जानबूझ के मौत के मुंह में क्यों दे रहे हैं। असदुद्दीन शिरको ने भी उसे तहम्मुल से जवाब दिया, अमीर ऐनुद्दौला, तुम एक बहादुर सरदार हो। यह ठीक है कि हमने एक खतरनाक फैसला किया है, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा भी तो ना था। हम सिपाही हैं और सिपाही हमेशा मौत से आंखें मिलाते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, जो गुजरेगी हम सब पर गुजरेगी। फिर खौफजदा होने या एक तयशुदा फैसले पर एतराज करने की क्या जरूरत है। ऐनुद्दौला बड़ा जिद्दी अमीर था। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, लेकिन लश्करों के दरमियान से सहमे सहमे गुजरना कोई अक्लमंदी नहीं। इससे बेहतर है कि हम खंदक से निकलकर दुश्मन का मुकाबला करें और लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश करें। असदुद्दीन शिरको को भी कुछ गुस्सा आ गया। मैंने ये मुआहिदा उमराए नूरिया की अक्सरियत की रजामंदी से किया है, इसे सिर्फ तुम्हारे एतराज की बिना पर नहीं तोड़ा जा सकता। ऐनुद्दौला फारूकी किसी सूरत मान नहीं रहा था। सिपह सालार, आपने अक्सरियत की राय दुरुस्त अंदाज से मालूम नहीं की। आप फरमाते हैं कि आपने हर अमीर से अलग अलग गुफ्तगू करके उनकी राय मालूम की थी, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं। ऐसे अहम मामले को तो भरी मजलिस में पेश होना चाहिए था, ताकि मालूम होता कौन किस तरह सोचता है। अमीर फारूकी, शिरको जोर से धाड़ा, एक सिपह सालार का फैसला है
اور سپہ سالار کے فیصلے کا احترام ہر لشکری پر فرض ہے، خواہ وہ کوئی امیر ہی کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے میں اب کوئی گفتگو نہ ہوگی۔ اسد الدین شیرکو کے غصے سے سب ہی واقف تھے۔ اسے بہت کم غصہ آتا تھا، لیکن جب ایک بار سوار ہو جائے تو اسے سنبھالنا مشکل تھا، کیونکہ وہ فوراً اپنے مخالف کو تلوار سے فیصلہ کرنے کی دعوت دے دیا کرتا تھا۔ اچھا ہوا کہ امیر عین الدولہ خاموش ہو گیا، ورنہ نامعلوم کیا ہنگامہ برپا ہوتا۔ عین الدولہ فاروقی کے اعتراض میں صلاح الدین سے قدورت کے علاوہ کچھ وزن بھی نہ تھا، کیونکہ صلاح الدین اور شاہی یروشلم میں طے پا گیا تھا کہ شامی لشکر شاہی یروشلم کے لشکر اور ملک شاور کی فوج کے درمیان سے گزر کر دمشق جانے والے صحرائی راستے پر پہنچے گا۔ صلاح الدین نے یہ بات اس وجہ سے تسلیم کی تھی کہ اسے شاہی یروشلم نے بتا دیا تھا کہ ملک شاور کے ارادے نیک نہیں، وہ شامی لشکر کو صحیح سلامت دمشق واپس نہیں جانے دے گا۔ ہاں، اگر ایک طرف ملک شاور کا لشکر اور دوسری طرف یروشلم کا لشکر ہوگا، اس صورت میں اگر ملک شاور نے شامیوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو عیسائی لشکر اس کی نہ صرف مدافعت کرے گا بلکہ شامی لشکر کے ساتھ مل کر ملک شاور کو مار بھگائے گا۔ بہرحال شامی لشکر کی واپسی کا منظر بڑا اثر انگیز اور حیرت افزا تھا۔ دو مخالف لشکروں کے درمیان سے شامی لشکر کا تلوار بلند کیے اور کمانے چڑھائے گزرنا بڑے حوصلے کا کام تھا۔ شامی لشکر میں اس انداز سے گزرنے کا حوصلہ اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین جیسے شمشیر زن ہی پیدا کر سکتے تھے۔ مغرب کی سمت یروشلم کا لشکر قطار باندھے کھڑا تھا اور مشرق کی طرف ملک شاور اپنے لشکر کی قطار ترتیب دیے کھڑا تھا اور درمیان سے شامی لشکر گزر رہا تھا۔ شامی لشکر کے آگے آگے صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار چل رہا تھا اور سب کے آخر میں اسد الدین شیرکو سپہ سالار اپنا بھاری تیر اٹھائے چل رہا تھا۔ شیرکو جب مصر کے وزیر اعظم ملک شاور کے سامنے سے گزرا تو ملک شاور نے مسکرا کر کہا، شیرکو، اگر ہم بدعہدی کریں اور تم پر حملہ آور ہو جائے تو کیا کرو گے؟ شیرکو کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے، اس نے اپنی بھاری تیر کو گردش دی اور پھنکارتے ہوئے جواب دیا، ملک شاور، حوصلہ ہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اور شیرکو تیر کو گردش دے کر آگے بڑھ گیا۔ ملک شاور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین ایوبی کی مصر سے واپسی کا منظر دیدنی تھا۔ امالرک شاہ یروشلم اور بدعہد ملک شاور وزیر اعظم مصر کے لشکر راستے کے دونوں طرف قطار باندھے کھڑے تھے۔ درمیانی راستے کی چوڑائی 40 فٹ سے زیادہ نہ تھی۔ وقت مقررہ پر اسد الدین شیرکو کا شامی لشکر خندق سے نکلنا شروع ہوا۔ 16 فٹ گہری خندق سے اوپر آنے کے لیے مٹی ڈال کے راستہ بنایا گیا تھا۔ مٹی ان کچے مورچوں کو توڑ کے حاصل کی گئی تھی جن میں شامی فوج گزشتہ 3 ماہ سے زیادہ دنوں سے چھپے ہوئے شاہی یروشلم کی تربیت یافتہ اور ملک شاور کی بزدل فوج کے متواتر حملوں کو روک رہے تھے۔ پھر شاہی یروشلم نے صلح کی بات چیت شروع کی۔ شاہ کی طرح شیرکو بھی کسی باعزت سمجھوتے کی راہ دیکھ رہا تھا۔ دونوں فریق رضامند ہوں تو کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر صلح ہو ہی جاتی ہے۔ شاہی یروشلم کی شرط تھی کہ شامی لشکر مصر کے مقبوضہ علاقے سے دستبردار ہو کر دمشق واپس ہو جائے۔ شیرکو نے شرط لگائی کہ اگر شاہی یروشلم شامی لشکر کی محفوظ واپسی کی ذمہ داریاں قبول کرے تو شامی لشکر مقبوضہ علاقے چھوڑ کے واپس چلا جائے گا۔ اس طرح نہ کوئی فاتح ثابت ہوتا تھا اور نہ کوئی مفتوح۔ اسی باعزت سمجھوتے کی بنیاد پر شامی لشکر خندق کے مورچے چھوڑ کے واپس جا رہا تھا۔ مصر پچھلے کئی ماہ سے حالت جنگ میں تھا۔ تمام دکانیں اور کاروبار بند تھے۔ بلبیس مصر میں داخلے کا پہلا دروازہ تھا۔ اس اہم شہر کو صلاح الدین نے پہلے ہی حملے میں فتح کر لیا تھا۔ تب سے اب تک ان پر شامیوں کا قبضہ تھا اور آج یہ قبضہ اٹھایا جا رہا تھا۔ مصری عوام سخت پریشانی میں مبتلا تھے۔ مسلسل جنگ کی وجہ سے وہ گھروں میں قید ہو کے رہ گئے تھے۔ پھر ایک دن افواہ اڑی کہ بلبیس کے محاذ پر جنگ کی بجائے امن کی گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ وزیر اعظم ملک شاور کا برادر نسبتی عامر غربی بھی صدقے دل سے صلح کی دعا مانگا کرتا تھا۔ اس کا داخلہ دارالوزارت میں بند تھا۔ ملک شاور نے ایک بڑے امیر سے زرتاج کی منگنی کر دی تھی۔ زرتاج بے ماں اور بے باپ کی یتیم بیٹی تھی اور بلا شبہ ملک شاور نے زرتاج کو اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ اس کا زرتاج پر بڑا حق تھا۔ شاید اسی وجہ سے زرتاج نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ کے ماموں کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ اگر ملک شاور نے زرتاج کو باپ کی شفقت دی تھی تو اس کی بیوی نے بھی زرتاج کو اپنی بیٹی ہی سمجھ کر پالا تھا۔ ملک شاور کی یہ دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی سے اس کے 3 بیٹے علی، کامل اور طہا تھے۔ سب سے بڑا بیٹا علی زرغام اور ملک شاور کے جھگڑے کی نظر ہو گیا تھا۔ اس بات کو عامر جانتا تھا لیکن اس نے اب تک اسے راز میں رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب ملک شاور کو کسی اور شخص کی زبانی اپنے بیٹے کے قتل ہونے کی خبر ملے گی تو وہ بھی اس کی تصدیق کر دے گا۔ کسی کا قول ہے کہ کسی کو کوئی غم زدہ خبر نہ سناؤ
और इंतजार करो कि वो खबर किसी और के जरिए उस तक पहुंचे। आमिर भी उसी इंतजार में था। मलिक शावर ने जब दूसरी शादी की तो उसकी बीवी के साथ ससुराल में आमिर भी चलाया और यहाँ आकर अली, कामिल और ताहा से उसकी ऐसी दोस्ती हुई कि ना उसने अपने घर वापस जाने की जिद की और ना उसके दोस्तों अली, कामिल और ताहा ने उसे कभी वापस जाने का ख्याल आने दिया। जब से आमिर का दारुल वजारत में दाखिला बंद हुआ था, वो काहिरा और सईद दोनों जगह परदेसी सा बन गया था। सईद में उसका बचपन से जवानी तक वक्त गुजरा था। काहिरा वो मलिक शावर के घर वालों के साथ आया था, लेकिन जब से मलिक शावर को वजारत मिली थी उस वक्त से वो उसके घर वाले दरबदर हो गए थे। काहिरा उन्हें छोड़ना पड़ा। सईद में उनकी हवेली को जमीन के बराबर कर दिया गया। मलिक शावर को हजारों तकलीफें उठाने के बाद दोबारा वजारत हासिल हुई। आमिर और घर के दूसरे अफराद का ख्याल था कि मलिक शावर को सबक मिल गया है, अब वो इंसान बन गया होगा, लेकिन उसका दिमाग सही होने की बजाय और उल्टा हो गया था। असदुद्दीन शिरको और उसकी फौज की वजह से मलिक शावर को दोबारा वजारत हासिल हुई थी, लेकिन सबसे पहले उसने शिरको से बदअहदी और एहसान फरामोशी की। जितने वादे किए थे उनसे फिर गया। फिर शाही यरूशलेम को मदद पर बुलाकर शामी लश्कर का मुहासरा कर लिया, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। 3 माह से ज्यादा मुहासरे के बावजूद शिरको का कुछ ना बिगाड़ सका और आखिर सुलह करके उसे रास्ता देना पड़ा। सुलह की बातचीत की खबर आमिर के कानों में भी पड़ी थी। उसने फैसला किया था कि सुलह होते ही वो सरदार सलाहुद्दीन से मिलेगा और उनकी फौज में भर्ती होकर अपनी जिंदगी बनाएगा। सलाहुद्दीन ने उसे यही समझाया था और मदद का वादा भी किया था। फिर एक दिन खबर उड़ी कि सुलह हो गई। ये सुनते ही बस आमिर बिलबेस की तरफ चल पड़ा। बिलबेस पहुंचा तो वह बहुत खुश था। उसने सुलह के बारे में सुना था, लेकिन उसे सुलह और मुआहिदे की तफसील नहीं मालूम थी। उसका ख्याल था कि दोनों लश्कर उस वक्त भी मैदान में आमने सामने डटे होंगे और लड़ाई रुक गई होगी, लेकिन उसे बताया गया कि सुलह के बाद शामी लश्कर खंदक के मोर्चों से निकलकर दमिश्क रवाना हो चुका है, तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आमिर काहिरा वापिस आ गया। काहिरा और सईद 2 ही मकामात उसकी तगोदो के मरकज थे। काहिरा में घबराहट होती तो सईद चला जाता और जब सईद से दिल उकता जाता तो काहिरा वापिस आ जाता। जब तक सईद में कयाम करता, इस दौरान वो मलिक शावर की हवेली के खंडरात में जरूर जाया करता था। मुमकिन है कि वो इस ख्याल से जाता हो कि एक दफा उन्हीं खंडरात में उसकी जरताज से मुलाकात हुई थी, तो क्या है जब दोबारा जरताज उसे मिल जाए और उसे 2 घड़ी बातें करके अपने दिल को सुकून ले। ऐसे ही एक दफा सईद के कयाम के दौरान उसको कोचवान का ख्याल आया, जिसके घर जरताज वगैरह ने पनाह ली थी। पूछते पूछते वो उस इहाते में पहुंच गया। वहां से उसे मालूम हुआ कि मलिक शावर ने उस कोचवान को रिहाइश के लिए एक पक्की हवेली दी है। कोचवान आमिर से बड़े तपाक से मिला। आमिर गरबी साहब, आपके भाईजान ने तो मेरी किस्मत बदल कर रख दी। मैंने उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं किया था, बस जरा मुसीबत के दिनों में उनके घर वालों को अपने यहाँ पनाह दी थी। उसके सिलसिले में उन्होंने हवेली का मुहाफिज और सईद में महसूल का दारोगा बना दिया। खुदा का शुक्र है, नौकर चाकर खिदमतगार सभी कुछ मौजूद है। कोचवान मालूम नहीं और क्या कुछ कहता रहा। वो मलिक शावर की तारीफ में जमीन आसमान के कुलाबे मिला रहा था और आमिर सोच रहा था कि क्या ये वही मलिक शावर है। उसमें इस कदर तब्दीली कैसे आ गई। कोचवान ने बिलाशुबा उस पर एहसान किया था, लेकिन शिरको ने जो एहसान किया था उसका सिला तो मलिक शावर उम्र भर दे ही नहीं सकता था। लेकिन बजाय सिला देने के उसने अपने मोहसिन और उसके लश्कर को तबाह करने में कोई दकीका ना उठा रखा था। मलिक शावर आज जो कुछ था वो शिरको की बदौलत था। कोचवान जो मलिक शावर की तारीफों के पुल बांध रहा था, अचानक उसकी नजर आमिर के चेहरे पर पड़ी। आमिर सर झुकाए अपने ख्यालों में गुम था। कोचवान ने जरा ऊंची आवाज में कहा, आमिर गरबी साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? आमिर चौंक पड़ा। नहीं बिरादर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हर शख्स दूसरे शख्स के लिए अच्छा नहीं हुआ करता। कोचवान की समझ में कुछ भी ना आया। मैं समझा नहीं आमिर साहब, आपका किस तरफ इशारा है? आमिर गरबी ने जरा जल के जवाब दिया, मैंने किसी तरफ इशारा नहीं किया, मैं मलिक शावर के लिए कह रहा हूं। उन्होंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया है, दूसरा और कोई ऐसा नहीं है जिससे उन्होंने ऐसा सलूक किया हो। कोचवान ने कई बार आमिर को घूर के देखा। आमिर साहब, आप उनके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? आखिर वो आपके भाईजान हैं। मुझे उनके भाईजान होने से इनकार नहीं। आमिर को आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा चढ़ रहा था। तुमने उनके अहले खाना को पनाह दी, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया। उन्होंने तुम्हारे एहसान के सिलसिले में जो कुछ किया वो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा नहीं। उन्हें तुम्हारे साथ इससे ज्यादा सलूक करना चाहिए था। कोचवान ने फौरन जवाब दिया, मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है और ना शिकायत। उन्होंने मुझ पर इतने एहसान किए हैं कि मैं उम्र भर उनके एहसान से सुबकदोश नहीं हो सकता। आमिर ने उसकी बात की तायद करते हुए कहा, वो तो ठीक है, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि तुम्हारे साथ तो उन्होंने ये सलूक किया और उसका इतना बड़ा सिला दिया,
लेकिन उस शख्स के साथ किया हुआ अहद उन्होंने तोड़ दिया जो उनके लिए इतना बड़ा शामी लश्कर दमिश्क से लेकर मिस्र आया था, और उसी लश्कर ने जरगाम को उसके ओहदे से बेदखल करके भाईजान को एक बार फिर वजीर आजम बनाया था। लेकिन भाईजान ने उन्हें जंगी अखराजात के लिए एक दमड़ी भी ना दी और उल्टा उनकी फौज को तबाह करने के दर पे हुए। कोचवान ने मासूमियत से जवाब दिया, आमिर साहब, ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। वजीर आजम जैसे भी हों मगर हैं आपके रिश्तेदार, आपको उन्हें ऐसा ना कहना चाहिए था। हो सकता है कि आप लोगों में गलत फहमी हुई हो, इसे मिलकर दूर कर लें। आमिर ने बेदिली से कहा, मैं मिल भी तो नहीं सकता उनसे, उन्होंने मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी है। आप उनसे मिलने ना जाएं, बहन से तो मिल सकते हैं। कोचवान ने हमदर्दाना मशवरा दिया, आप बहन से मिलने जाएंगे तो शायद उनसे भी मुलाकात हो जाए, फिर गलत फहमी दूर कर लीजिएगा। आमिर ने उसे बताया, यह नहीं हो सकता मेरे भाई, उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं दारुल वजारत में बिल्कुल दाखिल ना हूं। पहरे के सिपाहियों को भी हुक्म दिया है कि मुझे अंदर ना आने दिया जाए। कोचवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी आपको दारुल वजारत जाने की जरूरत नहीं, पहले बहन से मिलो फिर दारुल वजारत भी चले जाइएगा। आमिर ने उलझते हुए फिर वजाहत की, भाई मैं कह तो चुका हूं कि दारुल वजारत में मेरा दाखिला बंद है, जब तक दारुल वजारत में दाखिल नहीं होऊंगा बहन से मुलाकात कैसे होगी। कोचवान ने भी उलझते हुए जवाब दिया, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं। वजीर आजम दारुल वजारत में रहते हैं और उनके अहले खाना हवेली में मुकीम है। हवेली पर आपको कोई नहीं रोकेगा, मैं आपको साथ लेकर चलूंगा। हवेली के तमाम लोग आपको बहुत याद करते हैं। आमिर हैरान नजरों से उसे देख रहा था। तुम्हारा मतलब है कि वजीर आजम दारुल वजारत में रहते हैं और बीवी बच्चों को हवेली में रखा है? बिल्कुल, आपको हैरत क्यों हुई? कोचवान ने जवाब दिया, आप तो जानते ही हैं कि दारुल वजारत में कितना खतरा है, इसलिए उन्होंने बाल बच्चों को अपने से अलग रखा है। आमिर की हैरत दूर हो गई, अब समझ में आई बात। अच्छा ये बताओ तुम कब चल रहे हो मेरे साथ? जब कहें चलने के लिए तैयार हूं, कोचवान ने फौरन जवाब दिया। अच्छा तो फिर आज से तीसरे दिन जुमा को नमाज के बाद रवाना होंगे। तुम भी अपने जरूरी काम कर लो, मुमकिन है काहिरा में तुम्हें भी कई दिन लग जाएं। अब कोचवान की हैरत ज़दा होने की बारी थी। काहिरा? आप मुझे काहिरा क्यों साथ ले जाना चाहते हैं? आमिर मुस्कुरा दिया, अरे इतनी जल्दी भूल गए? अभी तो कहा था कि तुम मुझे हवेली पर साथ लेकर चलोगे और अब जाते हुए घबरा रहे हो। कोचवान और हैरान हुआ, आमिर गरबी साहब, मैंने आपको इस हवेली पर पहुंचाने का जिम्मा लिया था जिसमें वजीर आजम के अहले खाना रहते हैं, मगर आप मुझे काहिरा चलने को कह रहे हैं। ठहरो भाई, इसमें कुछ गड़बड़ है। आमिर गरबी सर खुजाने लगा। अच्छा ये बताओ हवेली कहाँ है जिसमें भाईजान के अहले खाना रहते हैं? कोचवान की हैरत और बढ़ गई। आमिर गरबी, आप मुझसे साफ साफ बातें कीजिए, आपकी बातें मुझे पागल बना रही हैं। मैंने आपसे वादा किया है वो मैं पूरा करूंगा। कहाँ ले जाने का वादा किया है? किस जगह ले जाओगे मुझे? आमिर सुलझाते सुलझाते खुद उलझ गया। कोचवान ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। खुदाया रहम कर, मैं दोबारा कह चुका हूं कि आपको उस हवेली पर ले जाऊंगा जहां आजकल वजीर आजम के अहले खाना कयाम पजीर हैं। खुदा मुझ पर भी रहम करे भाई, आमिर की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। भाई मैं बिल्कुल सीधी बात पूछ रहा हूं, तुम भी बिल्कुल सीधे सादे अल्फाज में बताओ वो हवेली किस जगह, किस मकाम और किस शहर में है? इस शहर में, इसी शहर में। कोचवान ने जोर देकर कहा, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का रास्ता है। ला हौला वला कुव्वता। उसके साथ ही आमिर जोर से हंसा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो हवेली सईद में है और मैं समझ रहा हूं कि हवेली काहिरा के किसी मोहल्ले में है। दोनों मलिक शावर के अहले खाना की नई इकामत गाह की तरफ रवाना हुए। आमिर ने चलते हुए दरियाफ्त किया, तुम्हें मालूम है कि भाईजान के 3 लड़के हैं? कोचवान ने रुक के कहा, मैं उन्हें जानता हूं। बड़े का नाम अली, मंझले का नाम कामिल और सबसे छोटे का नाम ताहा है। वो काहिरा में रहते हैं। कोचवान फिर चलने लगा। आमिर ने चौंक के कोचवान को देखा। तुम्हें यकीन है कि तीनों काहिरा में रहते हैं? आपको हैरत क्यों हो रही है? कोचवान ने जवाब दिया, कामिल और ताहा काहिरा में हैं। अली के बारे में आपको इल्म ही होगा। क्या इल्म होगा? अली कहाँ है? आमिर ने जो सुना और देखा था उसकी तस्दीक करना चाहता था। कोचवान ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, आपको कुछ भी नहीं मालूम? मेरा ख्याल था कि आपने सुन लिया होगा, तुम बताओ। मैंने कुछ नहीं सुना। कोचवान ने एक ठंडी सांस ली। बड़ी जवान मौत हुई है बेचारे की। जब जरगाम ने बगावत की थी उस वक्त वजीर आजम के 3 लड़के दारुल वजारत में मौजूद थे। जरगाम ने उमराए बरकिया के साथ दारुल वजारत पर एकदम यलगार कर दी। बस जिसका जिधर मुंह उठा वो भाग पड़ा। वजीर आजम और 2 लड़के दारुल वजारत से निकलने में कामयाब हुए, लेकिन बेचारा अली वहीं फंस के रह गया। लोगों का बयान है कि वो बड़ी बहादुरी से लड़ा
और कई आदमियों को मार के खुद भी बाप पर कुर्बान हो गया। बेचारे की लाश भी नहीं मिल सकी। कुछ आदमियों ने एक कब्र की निशानदही की है, अल्लाह ही जानता है कि वही कब्र है या कोई और। आमिर भी अफसुर्दा हो गया था, उससे बोला ना गया और खामोशी से उसके साथ चलता रहा। अचानक कोचवान के कदम रुक गए, आमिर भी रुक गया। कोचवान ने बताया, हम अपनी मंजिल पर आ गए, वो सामने वाली हवेली वजीर आजम के अहले खाना के इस्तेमाल में है। आमिर ने नजरें उठाकर देखा, एक बड़ी सी हवेली के सदर दरवाजे पर कई मुसल्ला पहरेदार खड़े थे। यहां तो पहरा लगा है, कहीं मुझे रोक ना लिया जाए, आमिर ने खदशा जाहिर किया। कोचवान मुस्कुराया, वाह, आपको कौन रोक सकता है? हवेली की मालकिन आपकी बहन है, फिर किस में हिम्मत है कि आपको रोके? फिर मैं भी तो आपके साथ हूं, मुझे सब पहचानते हैं। वो दोनों सदर दरवाजे पर पहुंच गए। पहरेदारों ने कोचवान को पहचान लिया। आइए दारोगा साहब, एक पहरेदार ने खुशदिली से कहा। कोचवान ने आमिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर इत्तला करा दो कि आमिर गरबी तशरीफ लाए हैं। पहरेदार ने ठिठक के आमिर को देखा, फिर तेज कदमों से अंदर की तरफ चला। आमिर हवेली के ऊंचे ऊंचे बुर्जों को देख रहा था। हवेली अगरचे पुरानी थी, लेकिन निहायत शानदार बनी थी। चंद ही लम्हों बाद पहरेदार और एक कनीज आते दिखाई दिए। कनीज की नजरें उन दोनों पर लगी हुई थी। आप में से आमिर गरबी कौन है? कनीज ने करीब पहुंच के अदब से दरियाफ्त किया। कोचवान ने आमिर की तरफ इशारा कर दिया। कनीज ने आमिर से कहा, आप अंदर तशरीफ ले चलिए, आका ज़ादियां आपको देखने के लिए बेताब हैं। आमिर ने कोचवान की तरफ देखा, उसने हंस के कहा, आप अंदर जाइए, मैं यहीं इंतजार करूंगा। पहरेदार ने दखल दिया, आप मेहमान खाने में तशरीफ ले चलिए, मैंने कह दिया था कि दारोगा साहब भी साथ आए हैं, आपको मेहमान खाने में ठहराने का हुक्म हुआ है। आमिर कनीज के साथ हो लिया। हवेली अंदर से बहुत वसी थी। आमिर अंदर पहुंचा ही था कि सामने उसकी बहन और दोनों भांजियां खड़ी दिखाई दी। आमिर को आता देखकर बहन और भांजियां दोनों तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। बहन ने तो भाई को चिमटा लिया और भांजियां आमिर की कमर से चिमट गई। बहन बेतहाशा रो रही थी। आमिर भी आप दीदा हो गया। एक भांजी ने अलग होते हुए कहा, अब मैं मामू जान को कहीं नहीं जाने दूंगी। दूसरी भांजी ने कहा, अम्मी जान ना जाने क्यों रो रही हैं, मामू जान को देख के तो खुश होना चाहिए। पहली ने जवाब दिया, अम्मी इसलिए रो रही हैं कि कहीं मामू जान फिर ना चले जाएं। वाह, अब मामू जान भला जा सकते हैं। दूसरी ने कहा, ये जाएंगे तो मैं इनके पैरों से लिपट जाऊंगी। आमिर भांजियों की मासूम बातों से बहुत मुतासिर हुआ। बहन ने आंसू पोंछते हुए कहा, सुन रहे हो आमिर, क्या कह रही हैं भांजियां? आमिर ने भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया, मेरा इख्तियार होता तो मैं उम्र भर ना जाऊं। मगर आमिर आगे ना कह सका, वो बहन को शर्मिंदा ना करना चाहता था। बहन ने खुद ही कहा, तुम ठीक कह रहे हो आमिर, मगर अब मैं खामोश नहीं रह सकती। उन्होंने 2 जिंदगियों को अजाब में मुब्तला कर रखा है, मैं देखूंगी तुम्हें कौन क्या कहता है। आमिर ने रिक्कत भरे लहजे में जवाब दिया, ऐसा ना कहिए बाजी, मैं आपका घर नहीं बर्बाद कर सकता। मेरा क्या है, जिंदगी रही तो इसी तरह कभी कभी आता रहूंगा। सिर्फ तुम्हारी ही बात नहीं है आमिर, बहन ने वजाहत की, जरताज की जिंदगी भी अजाब में है। फिर एकदम चुप होकर उसने इधर उधर देखा। अरे ये जरताज कहाँ है? लड़कियों लाओ तो उसे बुला के। लड़कियां जरताज को लाने के लिए भाग पड़ी। एक कमरा देखा, 2 कमरे देखे, सारी हवेली छान मारी, मगर जरताज का कहीं पता ना था। छोटी ने कमर पर दोनों हाथ रखकर कहा, मैं समझ गई बाजी कहाँ है। कहाँ है मुझे भी बताओ। दूसरी ने खुशामद की, ऊपर छत पर बैठी होंगी। और दोनों भागती हुई ऊपर पहुंच गई। जरताज जो ऊपर ही मौजूद थी, दोनों हंसती हुई उसके पास गई। फिर एक ने एक हाथ और दूसरी ने दूसरा हाथ पकड़ा। आप यहां छुपी बैठी हैं और अम्मी आपको बुला रही हैं, बड़ी ने कहा। छोटी कुछ ज्यादा शौक थी, उसने कहा, मामू जान भी आपको बुला रहे हैं, चलिए। जरताज ने मसनूई गुस्से से हाथ खींचते हुए कहा, अरे अरे मेरे हाथ तो छोड़ो। बच्चियों ने हाथ छोड़ दिए। जरताज ने मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ अब कहो क्या बात है। बड़ी बच्ची ने मुंह खोल के कहा, आप चलती क्यों नहीं है बाजी, आपको बुलाने के लिए अम्मी ने मुझे भेजा है। छोटी बच्ची चीख कर बोली, और मुझे मामू जान ने भेजा है कि मैं आपको खींच कर ले आऊं। मैं नहीं जाऊंगी। जरताज ने इनकार किया, लेकिन चेहरे पर फूटी मुसरत को ना छुपा सकी। बड़ी ने फौरन कहा, आप झूठ कह रही हैं, दिल में तो खुश हैं आप। छोटी क्यों खामोश रहती? खुश क्यों नहीं होंगी, मामू जान जो आ गए हैं। मैं नहीं जानती तुम्हारे मामू को। जरताज इठलाई।
रोज तो उनकी बातें करती थी, अब वो आए हैं तो उनके पास चलती ही नहीं। बड़ी ने मुंह बना के कहा। छोटी रुहांसी हो गई। आप मामू को याद करके रोती भी थी। चलिए ना, मुझे रोना आ रहा है। मेरी गुड़िया, जरताज ने छोटी को खींच के सीने से लगा लिया। रो मत, मैं चल रही हूं। जरताज दोनों को साथ लिए बाहर आई। दिलो दिमाग में ख्यालों के तूफान उठ रहे थे। बच्चियां खुश थी कि वो जरताज को लाने में कामयाब हुई। फिर ना जाने जरताज को चलते चलते क्या हुआ कि रुक के खड़ी हो गई। बच्चियों से हाथ छुड़ा लिए और कड़क के बोली, मैं क्यों जाऊं? तुम्हारे मामू के पैरों में क्या मेहंदी लगी है? वो नहीं आ सकते मेरे पास? बच्चियां हक्का बक्का जरताज का मुंह देख कर रह गईं। उनकी समझ में न आया कि हंसती बोलती जरताज को एकदम ताव आ गया। वो बेचारियां क्या जाने कि हुस्न क्या होता है और गरूर हुस्न किसे कहते हैं। आमिर की मोहब्बत ने उसे चलने पर मजबूर तो कर दिया था, लेकिन फौरन ही गरूर हुस्न सामने आकर खड़ा हो गया। तू खुद क्यों जा रही है? ये हुस्न की तौहीन है। इश्क को आवाज दे कि खुद चलकर तेरे पास आए। बच्चियों को खाली आते देखकर आमिर का दिल बैठने लगा। उसकी बहन का चेहरा भी उतर गया। आमिर के दिल ने सदा लगाई, तू बेमुरव्वत है, तूने मोहब्बत नहीं निभाई और इतने दिन महबूब की खैर खबर से गाफिल रहा। महबूब का गुस्सा और बेगानगी बजा और दुरुस्त है। छोटी बच्ची ने करीब करीब रोते हुए बताया, बाजी नहीं आई। वो कहती हैं तुम्हारे मामू जान के पैरों में मेहंदी लगी है, वो नहीं आ सकते मुझे बुलाने। आमिर की बहन को तो हंसी आ गई, लेकिन आमिर का हाल और गैर हो गया। उसने इमदाद तलब नजरों से बहन को देखा। बहन को हंसी छूट गई। मुझे क्या देख रहे हो? ठीक तो कह रही है, कितने दुख दिए हैं तुमने उसे, कुड़ कुड़ के मर रही है। अब आए हो तो दूर बैठे इंतजार कर रहे हो कि वो आए और तुम्हारी खुशामद करे। किस कदर खुद गरज होते हैं ये मर्द लोग। आमिर ने घिघियाए अंदाज में कहा, बाजी आप तो जानती ही हैं मैं किस कदर मजबूर था। मैं क्या करता? भाईजान ने मेरा दाखिला बंद कर दिया था। तुम्हारा दाखिला बंद हुआ तो तुम मुंह छुपा के बैठ गए। कितने बुज़दिल हो आमिर। बहन ने खुले अल्फाज में जरताज की हिमायत शुरू कर दी। जरताज कमरे से निकल के ऐसी जगह आके खड़ी हो गई थी जहां से वो दोनों की गुफ्तगू सुन सकती थी। जब बहन ने आमिर को फटकारा तो वो दिल में खुश हुई। जो बातें और शिकवे शिकायत वो करना चाहती थी उसकी तरफ से आमिर की बहन ने कर दिए थे। हुस्ने मगरूर को तस्कीन हो गई थी और अब वो आमिर की मजीद तौहीन बर्दाश्त ना कर सकती थी, इसलिए चाहा कि खुद ही उनके सामने चली जाए। आमिर की बहन की आवाज उभरी, बैठे क्या हो, जाओ पूछो जाके उस जन्म जली का हाल। आमिर खिल उठा और नजरें झुकाए अंदर की तरफ चला। बड़ी बच्ची ने उसे टोका, मामू जान आप आज पहली मर्तबा हमारे घर आए हैं, आपको उनका कमरा तो मालूम ही नहीं है, फिर कैसे जाएंगे बाजी के पास? छोटी बच्ची ने खड़े होते हुए लुकमा दिया, मैं जाऊंगी मामू को लेके। बड़ी बच्ची भी खड़ी हो गई, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अब जिस तरह उन दोनों ने दाएं बाएं हाथ पकड़ के जरताज को लाने की कोशिश की थी, बिल्कुल उसी तरह आमिर के हाथ पकड़ लिए और हाथों को झटका देती और हिलाती हुई चली। उनकी मां ने सोचा कि लड़कियां अगर वहां जाके ठहर गईं तो बेचारा आमिर अपने दिल की बात भी ना कर सकेगा। मां ने लड़कियों को ताकीद की, देखो बच्चियों, साथ तो जा रही हो लेकिन मामू को जरदाज के पास छोड़ के फौरन वापिस आ जाना, तुम्हारे उस्ताद जी पढ़ाने आने वाले हैं। छोटी बच्ची रुक कर खड़ी हो गई। उसके साथ सबको रुकना पड़ा। अम्मी जान, उस्ताद जी तो रात को आते हैं, इस वक्त क्यों आने लगे? मां ने उसे डांट दिया, चल जा, बातें नहीं बनाते, जल्दी से पहुंचा के आ जाना। बच्चियां मामू को लेकर फिर चलने लगी। जरताज जो कमरे से निकल के एक सतून की आड़ में आके खड़ी हो गई थी और उन लोगों को आता देख के वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। बच्चियां जरताज के कमरे के बाहर आकर ठहर गईं। छोटी ने कहा, मामू जान अंदर जाइए, यही कमरा है जरताज बाजी का। बड़ी ने छोटी को हुक्म दिया, अंदर जाके देखो जरताज बाजी अंदर हैं भी या नहीं है। छोटी ने मुंह बनाया, होंगी क्यों नहीं, अभी तो हम उन्हें छोड़ के गए हैं, बस बातें बनाना जानती हैं। बड़ी आमिर का हाथ झटक कर अंदर गई और जरताज से कहा, देखो बाजी, हम मामू को ले आए हैं। जरताज सीधी होके बैठ गई। मैं क्या करूं, जो ले आई हो, जरताज ने नखरे से कहा। बड़ी उससे ज्यादा नखरीली थी, ठिठक के बोली, ठीक है, आपको नहीं मिलना है तो मैं मामू को वापस ले जाती हूं। नहीं नहीं, ऐसा ना करना, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। जरताज घबरा गई। फिर मैं क्या करूं? बच्ची ने जरताज को छेड़ा, तुम ये करो, उन्हें ले आओ अंदर। जरताज ने अटक अटक के कहा। बड़ी ने मुंह घुमाकर वहीं खड़े खड़े आवाज लगाई,
मामू जान आ जाइए अंदर। मुमानी जान ने इजाजत दे। जरताज ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया। क्या गजब करती हो, किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। बड़ी ने मुंह बना के कहा, सुनता है तो सुन ले, मैं नहीं डरती किसी से। मैं तो डंके की चोट पर कहूंगी कि एक दिन मेरी प्यारी बाजी जरताज मेरी मुमानी बन जाएंगी। हाय अल्लाह, चुप भी हो जा। जरताज बेबसी से बोली, तुम्हारे अब्बू तक खबर पहुंची तो हम दोनों को सूली पर चढ़ा देंगे। उस वक्त छोटी आमिर मामू का हाथ पकड़े अंदर आ गई। जरताज संभल के बैठ गई। मामू जान को भी बैठने को कह दीजिए बाजी जरताज, बड़ी ने शौकी से कहा। अभी थोड़ी बोलेंगी, हमारे जाने के बाद खूब बातें करेंगी। छोटी ने बड़ी का हाथ पकड़ा। दोनों बाहर चली गईं। मेहमानों की तरह क्यों खड़े हो, बैठ जाओ ना। जरताज ने गुफ्तगू का आगाज कर दिया। आमिर ने ठंडी सांस ली। अब तो मेहमान ही हो गया हूं मैं। खुदा भला करे कोचवान का जो मुझे यहां तक ले आया, वरना मैं तो समझ रहा था कि तुम दारुल वजारत में होगी। वहां का दाखला मुझ पर बंद है। जरताज भी गमगीन हो गई। मैं तो खैर पर्दे में बैठने वाली ठहरी, लेकिन तुम तो मजबूर नहीं थे आमिर। तुमने क्यों कोशिश नहीं की? आमिर का गला रुंध गया। भर्राई हुई आवाज में बोला, मैंने सब कोशिश कर डाली, लोगों को बीच में डाला, मगर भाईजान के दिमाग में तो वो बूढ़ा अमीर घुसा हुआ था। उन्होंने साफ कह दिया कि मेरी भांजी की शादी ऊंचे घराने और जी इज्जत अमीर के साथ होगी। वो बूढ़ा खुसट तो अब मर गया है। फिर कोशिश करो, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। जरताज ने उसे रास्ता दिखाया। मैं बाजी से बात करूंगा, अगर उन्होंने साथ देने को कहा तो मैं काहिरा में जाकर कोशिश करूंगा। भाईजान ने कहा तो मैं फौज में भी नौकरी कर लूंगा। आमिर गरबी ने भी अपना दिल खोल के रख दिया। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, जिस तरफ देखता हूं तारीकी ही नजर आती है। जरताज के दिमाग में एक और तरकीब आई। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी और मुल्क चले जाओ और वहां बहुत नाम पैदा करो और खूब दौलत कमाओ, फिर तो तुम्हारे भाईजान मान जाएंगे। मगर ऐसा ना हो कि मैं परदेश जाऊं और भाईजान तुम्हें किसी और अमीर के हवाले कर दें। आमिर ने खदशात का इजहार किया। फिर तो मैं दोनों तरफ से गया, ना इधर का रहा ना उधर का। ऐसा नहीं होगा आमिर, मुझ पर एतमाद रखो। जरताज ने समझाया। पिछले हफ्ते तुम्हारे भाईजान सईद के दौरे पर आए थे। बाजी ने शायद बात छेड़ी थी। आमिर बेचैन हो गया। फिर क्या जवाब दिया भाईजान ने? जरताज ने कहा, जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बाजी बहुत पुरउम्मीद हैं। कह रही थी इस दफा वो आए तो खुलकर बात करूंगी। दिल चाहता है कि तमाम रस्मों रिवाज तोड़ के और तुम्हें लेके किसी तरफ निकल जाऊं। हरगिज नहीं आमिर, जरताज ने सख्ती से तरदीद की। मैंने पहले भी इनकार किया था और अब भी इनकार है। मरे हुए माँ बाप को बदनाम करने से तो ये ज्यादा बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। फिर तुम मुझे बुजदिली का ताना क्यों देती हो? आमिर ने एहतजाज किया। जरताज को गमों ने चिड़चिड़ा कर दिया था। उस झुंझुलाहट में कहा, तुम बुजदिल इसलिए हो कि अपना हक नहीं मांगते। हक? किसका हक? आमिर ने ताज्जुब से जरताज को देखा। मेरा उन पर कोई हक नहीं। मैं उनके घर में पला हूं। उन्होंने मुझे बाप का प्यार दिया है। हक उनका मुझ पर है। चलो यूं ही सही, वो बाप हैं तो तुम उनके बेटे हो। जरताज ने एक गलती पर जोर दिया। बेटे भी तो बाप से जिद करते हैं, उनसे मांगते हैं। फिर ऐसी सूरत में जब उन्होंने पहले ही दिन ऐलान कर दिया था कि जरताज सिर्फ और सिर्फ आमिर के लिए है, और ये कि उन्होंने अपने बेटों को तनबीह कर दी थी कि खबरदार कोई जरताज की ख्वाहिश ना करे, जब मैं तुम्हारे लिए मखसूस कर दी गई थी, तो फिर तुमने अपना हक क्यों तलब नहीं किया और चुपचाप रास्ते से हट गए मुंह छुपा के? आमिर ने जवाब दिया, जरताज इस तरह ना कहो। ठीक है कि तुम मेरे लिए मखसूस कर दी गई थी, लेकिन तुम उनकी बहन की बेटी हो। तुम्हारे मुस्तकबिल के वो जिम्मेदार हैं। तुम्हारे लिए उन्हें मुझसे बेहतर रिश्ता दिखाई दिया तो उन्होंने उसके हक में फैसला कर दिया। अब मैं उनसे लड़ तो नहीं सकता, मुझे चुप होना पड़ा। फिर दुख काहे का है? क्यों आए हो यहां? छोड़ दो मुझे मेरी किस्मत पर। और जरताज रोने लगी। आमिर का भी दिल भर आया, लेकिन उसकी समझ में ना रहा था कि जरताज को किस तरह खामोश करे। उसी वक्त बाहर कुछ खटका हुआ और जरताज ने जल्दी से आंसू पोंछ डाले। आमिर की बहन दरवाजा खोल के अंदर आ गई थी। उन्होंने जरताज की आंखें देखी तो समझ गई कि ये रो रही थी। जरताज, रो रो के क्यों अपनी जान हलकान करती हो? बहन ने तसल्ली दी। अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है, कोई ना कोई सूरत निकल ही आएगी। और हां आमिर, कोई अच्छी नई नौकरी कर लो ताकि तुम्हारा घर बसाया जा सके। मुझे मुलाजमत से कब इनकार है? आमिर ने जवाब दिया, भाईजान वजीर आजम है,
मुझे जहां चाहें लगा सकते हैं। जब भाई जान यहाँ थे मैं काम कर रहा था, मुझे रिसालादार बनवा दिया था। उन्होंने काहिरा पहुंच के मुझे काम करने से रोक दिया। कहते थे कि अमीरजादे मुलाजमत नहीं किया करते, उनकी तो बातें बस यूं ही हुआ करती हैं। बहन ने जवाब दिया, तुम कहीं मुलाजमत कर लो तो मैं जरताज का तुमसे निकाह करके तुम्हारे साथ भेज दूंगी, वो बिगड़ेंगे तो मैं संभाल लूंगी। आमिर खुश हो गया। जरताज की खुशी की इंतहा ना रही, लेकिन ये खुशी आर्जी साबित हुई। थोड़ी देर बाद जब आमिर खुशी खुशी हवेली से निकला तो सामने से सवारों का एक दस्ता आ रहा था। आमिर देखने के लिए हवेली के दरवाजे पर रुक कर खड़ा हो गया। सवार उसी हवेली के दरवाजे पर आकर रुक गए। उनके पीछे एक बंद गाड़ी थी। गाड़ी ऐन दरवाजे के आगे आके रुक गई। एक सिपाही जो कोचवान के बराबर बैठा था उतर के आया और उसने गाड़ी का बंद दरवाजा खोल दिया। आमिर जो पहले ही हैरान हो रहा था, ये देखकर उसके हाथ पैर फूल गए कि गाड़ी से निकलने वाला उसका बहनोई मलिक शावर वजीर आजम मिस्र था। मलिक शावर की सीधी नजर आमिर पर पड़ी और आमिर ने फौरन अदब से उसे सलाम किया। मलिक शावर उसके बराबर आया। वो आमिर को घूर रहा था। तुम यहां क्यों आए? मलिक शावर घुर्राया। तुम्हें मना किया गया था कि इस तरफ का रुख ना करना, दूर हो नजरों के सामने से। आमिर के लिए यही बेहतर था कि वो उसके सामने से हट जाए। वो भाग पड़ा। पलट के देखने की उसमें हिम्मत ना थी। शिरको बिलबेस से बखैर खूबी निकल आया, लेकिन अभी खतरा यह था कि रेगिस्तान में कहीं यरूशलेम की ईसाई फौजें शिरको का रास्ता ना रोकें, क्योंकि शामी लश्कर को सल्तनत यरूशलेम की सरहद के साथ साथ सफर करना था और बाज़ जगह दमिश्क वापसी का रास्ता ईसाई सरहद से बिल्कुल मिल गया था। शिरको ने मुतवक्के हमले से लश्कर को आगाह कर दिया था और हर लश्करी तेज रफ्तारी मगर होशियारी से सफर कर रहा था। मजीद एहतियात के लिए शिरको ने एक हरावल दस्ता लश्कर के आगे भेज दिया था ताकि खतरे की बू पाते ही उसे खबर की जाए और दुश्मन को उस वक्त तक रोका जाए जब तक असल लश्कर वहां नहीं पहुंचता। ये सब एहतियाती तदाबीर थी जो जहांदीदा सिपह सालार शिरको ने दमिश्क के वापसी सफर में इख्तियार की, मगर यरूशलेम के लश्कर में अब इतना दमखम ना था कि वो वापस होने वालों को फिर ललकार के एक नया मैदान जंग खोले। इस तरह शिरको बगैर किसी परेशानी के बखैरियत दमिश्क वापस पहुंच गया। दमिश्क में पहले हरावल दस्ता दाखिल हुआ जिसका सरदार सलाहुद्दीन अयूबी था। शिरको ने सलाहुद्दीन को समझा दिया था कि वो सुल्तान से कम गुफ्तगू करे और उसके पहुंचने का इंतजार करे। दमिश्क के शहरियों और बाज अरकाने हुकूमत ने सलाहुद्दीन का मिले जुले जज्बात से इस्तकबाल किया। बाज का ख्याल था कि शामी लश्कर मिस्र से शिकस्त खाकर वापस हुआ है, लेकिन संजीदा तबका जिसने उस मसले पर तवज्जो से गौर किया था वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि अगरचे मलिक शावर की एहसान फरामोशी से शामी लश्कर घेरे में आ गया था, लेकिन ये सिपह सालार शिरको की हिकमत अमली और सलाहुद्दीन अयूबी की दलेरी थी कि वो लश्कर को सही और सलामत दुश्मन की सरजमीन से वापस ले आए थे। फिर जब शिरको भी वहां पहुंच गया और भरे दरबार में सुल्तान ने शिरको को काहिरा की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया, तो शिरको ने मुख्तसर मगर जामिया अंदाज में अपनी मुहिम का इस तरह नक्शा खींचा कि उसके दुश्मन भी कायल हुए बगैर ना रह सके। शिरको ने बयान किया, ऐ सुल्तान आली मकाम, मिस्र से शामी लश्कर की वापसी बज़ाहिर शिकस्त के मुतरादिफ मालूम होती है। ठीक है, अगर मुझे मुजरिम समझा जाए तो मैं हजूर आली में पेश हूं और हुक्म का मुंतजिर, लेकिन मिस्र के हालात हमारे अंदाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मलिक शावर ने वजारत पर फाइज होने के बाद ऐसा रुख बदला जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। यही नहीं बल्कि उसने फौरी तौर पर शाह यरूशलेम का ताउन हासिल किया और वो अपने लश्कर के साथ मिस्र पहुंच गया। अब सूरत हाल ये हो गई थी कि मेरे पास सिर्फ इतना लश्कर था जिससे मुझे जरगाम का मुकाबला करना था, लेकिन उस वक्त शामी लश्कर के खिलाफ यरूशलेम और मिस्र का लश्कर आ गया। फिर मैंने खंदक की हिकमत अमली इख्तियार की और तमाम लश्कर को खंदक के अंदर कच्चे मोर्चों में महफूज कर दिया। खुदा का शुक्र है कि हमारे ये कच्चे मोर्चे किले की सूरत इख्तियार कर गए और मुत्तहिदा लश्कर 3.5 माह कोशिश के बावजूद हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। फिर हम एक बाइज्जत समझौते के तहत अपने तौर से लश्कर को बचा लाए। आलिजा, मिस्री हालात का एक हल्का खाका मैंने जनाब आली में पेश किया, लेकिन ये बयान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक मैं ये अर्ज ना करूं कि मिस्र के लोग इंतहाई बुज़दिल मगर फितना परवर हैं। वो शाह यरूशलेम को खिराज देते हैं। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो मिस्र पर यरूशलेम का कब्जा हो जाएगा और सल्तनत दमिश्क को एक ज्यादा ताकतवर दुश्मन का सर तोड़ने के लिए मैदान में निकलना होगा। शाबाश शिरको, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जबान से बेसाख्ता निकला। अपने घिरे हुए लश्कर को दुश्मन से बगैर किसी नुकसान के बचा लाना शिकस्त नहीं बल्कि फतह के बराबर है।
तुम इस सिलसिले में कुछ और कहना चाहते हो? आली जान ने मेरे इकदाम को पसंद फरमा के बंदा परवरी का इजहार किया है। ऐ शाहों के शाह, आप अपने जानिसारों की इसी तरह हौसला अफजाई फरमाते हैं। महाज़ मिस्र के सिलसिले में एक मामूली सी बात यह अर्ज करना है कि हजूर अली ने अमीरजादा सलाहुद्दीन अयूबी को इस गुलाम के साथ किया था। इस जवान ने साबित कर दिया कि हजूर का ये इजाफा गलत ना था, बल्कि इस जवान से मुस्तकबिल में उम्मीद भी बांधी जा सकती है। शीरको ने बड़ी एहतियात से सलाहुद्दीन की सिफारिश की। तुमने दुरुस्त कहा शीरको, सुल्तान ने भी सलाहुद्दीन की सलाहियत का एतराफ किया। हमें दूसरों ने भी ऐसा ही बताया है। मिस्र की मुहिम के सिलसिले में हम तुम्हें कोई नाम तो नहीं देते, लेकिन ये जरूर मालूम करना चाहेंगे कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, ताकि हम किसी खास मौके पर उसकी तकमील कर सकें। शीरको ने सर को खम करके कहा, सुल्तान आजम ने इतना दिया है कि अब किसी मजीद इनाम की ख्वाहिश नहीं। हाँ, ये ख्वाहिश जरूर है कि जब भी मिस्र पर लश्कर कशी का इरादा हो तो इस गुलाम को जरूर याद रखा जाए, ताकि मैं मतलब परस्त मलिक शावर को मुनासिब सजा दे सकूं और मिस्र की आमदनी का 1/3 हिस्सा दमिश्क के खजाने में भेज सकूं। बाज माहिरीन का ख्याल है कि शीरको को मिस्र की गवर्नरी की जबरदस्त ख्वाहिश थी, लेकिन यह बात दुरुस्त नहीं मालूम होती। उसके दिल में मलिक शावर से इंतकाम का जज्बा जरूर कुलबुला रहा था और वो उसकी तकमील के लिए वक्त का मुंतजिर था। सुल्तान ने इतनी गुफ्तगू के बाद दरबार बर्खास्त कर दिया। सुल्तान के वो अमीर जो शीरको के खिलाफ जहर उगलना चाहते थे, उनके अरमान दिल ही में रह गए। शीरको एक ऐसा सिपह सालार था जिस पर मौजूद सुल्तान के वालिद अमीर इमादुद्दीन जंगी भी हमेशा एतमाद करते रहे, और अभी तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सुल्तानी शुरू हुई थी। उसे अभी बहुत कुछ करना था, फिर वो शीरको को क्यों जलील करता। शीरको ने अगरचे अपने भतीजे सलाहुद्दीन की कुछ ज्यादा तारीफ ना की थी, लेकिन शीरको के साथ जाने वाले दूसरे उमराए नूरिया ने सलाहुद्दीन की दिल भर के तारीफ की थी, और नूरुद्दीन जंगी को अंदाजा हो गया था कि बूढ़े जनरल शीरको का सही जाननशी उसका भतीजा सलाहुद्दीन ही होगा। सुल्तान नूरुद्दीन को मिस्र की मुहिम के नाकाम होने का कुछ ज्यादा सदमा इस वजह से ना हुआ कि उसने सल्तनत यरूशलेम के शुमाल की ईसाई रियासतों को अच्छी तरह पामाल किया था। जैसा कि पहले कहा गया है कि जिस वक्त शीरको मिस्र में उलझा हुआ था, उस वक्त खुद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी फलस्तीन में बड़े मार्के सर कर रहा था। सुल्तान ने गिलबर्ट डी लेसी और रॉबर्ट मैंसी को शिकस्त देकर हारिम पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा किला बानियास का मुहासरा करके हाकिम किला वॉल्टर चेजनी को किला हवाले करने पर मजबूर कर दिया था। सुल्तान उन फतुहात में अंताकिया के शहजादे बोहिमंड, तराबलस के काउंट रेमंड और ह्यू ऑफ लोसिग्नान और दूसरे नाइटों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले आया था। ये फतुहात और कामयाबियां मिस्र के थोड़े से नुकसान के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। सुल्तान ने भी दिल में यह फैसला कर लिया था कि हालात दुरुस्त होते ही वो मिस्र की तरफ लश्कर भेजेगा, ताकि मिस्र का इलाका यरूशलेम के हाथों में तबाह ना हो।